हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीसेट एग्जाम के बारे में, जो कि 2020 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन थे मैथ के। उसके प्रॉपर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैनल के अंदर सीएपीएफ के जितने भी पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाए हैं उनको आप देख सकते हैं। 2010 से लेकर मैंने ट्राई किया है 2020 तक के आपको मैथ और रीजनिंग दोनों के आपको पीवाईक्यू इस यूट्यूब चैनल के अंदर मिल जाए। तो इस वाले पीवाईक्यू को देखने के लिए सीएपीएफ के लिए आप यहाँ पे आई बटन के ऊपर जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको चेक कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूं आईबी एग्जाम के लिए, तो आईबी एग्जाम के 2013 का, 2014-15 और 2017, यहाँ पर 3 एग्जाम की बात करें। तीनों एग्जाम के मैंने मैथ एंड रीजनिंग का यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो उसको भी जाकर आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाके देख सकते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको ये सीरीज के अंदर काफी कुछ प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो कि आज से स्टार्ट होने वाली है। आज मैं आपको 2020 का एग्जाम बताने वाला हूँ, और जितने भी मुझे एग्जाम यहाँ पे मिल पाएंगे इसके रिलेटेड, उनके रिलेटेड मैं प्रॉपरली आपको मैथ के प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तो इस चैनल को यहाँ पे जरूर ज्वाइन करो और अपने फ्रेंड सर्कल से जरूर शेयर करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही बता देता हूँ, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका ये होगा कि जितने तक मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ आया, तो इस क्वेश्चन में एक बार आपको एक तरीके से बताऊंगा। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं दूसरे तरीके से भी बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ एक नजरिया होगा कि पेपर के अंदर अगर मान लो ये क्वेश्चन आया तो हम इसको डायरेक्ट कैसे करें। ठीक है। मान लो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ मेनी जीरोस, तो आपको देखकर ही पहचानना पड़ेगा ये क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम पार्ट्स में है। और नंबर सिस्टम के अंदर जैसे हमारे पास यूनिट डिजिट होता है, रिमाइंडर होता है, एक स्पेसिफिक टॉपिक बनते हैं ना उसके सब पार्ट्स, तो ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस का भी एक सब पार्ट्स है। क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करोगे तो और भी अच्छा है। आप वन बाय वन चेक कर सकते हैं कि आपके जितने मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा आपके कितने में से कितने ठीक हो पाते हैं। और कुछ क्वेश्चन अगर आपको पहले से आते हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं भी आते होंगे तो सीख जाओगे, उससे भी अच्छी बात है। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखो, नंबर ऑफ जीरोस के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो आ जाएगी 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो इसका आंसर कितना आएगा 20, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी 1। क्लियर। अगर मैं 6 को मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो दिखेंगे आपको 1, तो इनके उत्तर 1 1 आएंगे। क्लियर। अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई 25 करूंगा तो यहाँ पे 50 आएगा, फिर से हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई, इन केस के अंदर आपके नंबर ऑफ जीरोस निकलते कैसे, सीधा आप यहाँ पर 1 1 1 आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। बट जब कोई बड़ा नंबर आएगा तो हमें डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, हम उसको मल्टीप्लाई थोड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे नंबर है तो आप इनको आराम से मल्टीप्लाई कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिख दूं तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा इसका यहाँ पे पार्ट सीखना पड़ेगा, जिससे उत्तर क्या होगा हमारा जल्दी आ जाए। ठीक है। तो सिंपल एक चीज समझ के चलना कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर m और यहाँ पे 5 की पावर n हुआ, तो जो भी m और n में से आपके पास मिनिमम होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। ठीक है। मैं इसको एक बार आपको फिर से बताता हूँ। क्लियर। एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपका, ये भी और इससे आने वाले और भी क्वेश्चन। ठीक है। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो आपके पास हो जाएगा 10। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 की पावर 4, 5 की पावर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में आपको बचना भी है और ये समझना भी है कि यार नंबर ऑफ जीरो सिर्फ तभी पॉसिबल थे जब मेरे पास यहाँ पे 2 एंड 5 का प्रोडक्ट हो पाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ये 2 है, तो क्या मैं इस वाले नंबर को ऐसे लिख सकता था कि 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। जैसे हमारे पास ये, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास ये पेयर बन गए, ऐसे मेरे यहाँ पे 2 पेयर बन पाएंगे। ये वाला 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो भी हमारे पास लास्ट में 2 ही आएंगे। मतलब सिर्फ ये है कि जितना इनका यहाँ पे प्रोडक्ट हो पाएगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर m और यहाँ पे 5 की पावर n करूं, तो m और n में से जो मिनिमम होगा वही आपका नंबर ऑफ जीरो कहलाएगा। मैंने आपको ये बताया था अभी अभी। तो यहाँ पर आप सीधा चेक करोगे 4 एंड 2 कौन सा मिनिमम है 2, तो आपका उत्तर 2 आएगा। सर अगर यहाँ पे 2 वाला छोटा होता, 5 वाला बड़ा होता, बिल्कुल आपका हो सकता है ये 2 आपका छोटा हो जाए, 5 की पावर कुछ बड़ी आ जाए, तो इनमें से जो छोटा नंबर होगा वही आपका उत्तर कहलाएगा, क्योंकि इसके सिर्फ 2 पेयर इससे 2 ही बना पाएंगे। क्लियर। एक हमारा क्वेश्चन जो बहुत फेमस है यहाँ पे, 2 की पावर 555, 5 की पावर 222।
अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, जो भी इनका मिनिमम होगा। तो मिनिमम कितना आ रहा है हमारे पास ये, तो इसके अंदर नंबर ऑफ जीरो 222 आएंगी, बाकी जो भी आएगा उत्तर हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपने सॉल्व करना है, तो आपको ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 5 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है। क्लियर। 5 की पावर यहाँ पे आप वर्बली चेक करना, ठीक है। यहाँ पे 1 है, एक बार 5 आएगा, यहाँ पे हमारे पास एक बार 5 आएगा, 5 इंटू 2 है, 2 को बाद में काउंट करेंगे, ठीक है। सिर्फ 5 कैलकुलेट करो, 1 2 3 4, इसमें 5 दो बार आएगा, 4 के बाद 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टाइम यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा। सर 25 में दो बार क्यों, यार 25 को 5 स्क्वायर नहीं लिखोगे क्या तुम, यहाँ से 50 है, 50 को कि 25 इंटू 2 लिखेंगे, 25 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे दो बार काउंट करेंगे। सर ये तो काउंट हो गया, 2 भी काउंट करना पड़ेगा, तभी तो उत्तर आएगा ना मिनिमम, तो मिनिमम चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारे बच्चे 2 वाले को ध्यान रखना, 2 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे इवन नंबर है, जैसे इसमें एक 2 है, इसमें सर कितने 2 होंगे। अब यहाँ पर वर्बली देखो मैं आपको करने की बात कर रहा हूँ, जैसे 20 है, 20 को 4 इंटू 5 लिखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 हो जाएगा, तो इसमें दो बार 2 आएगा, तो इसमें दो बार आएंगे, एक यहाँ पे था, दो यहाँ पे 3 3, और यहाँ पे आपके पास कितनी बार आएंगे, एक बार 4, और यहाँ पे कितनी बार आएगा, 3 बार, 4 और 3 7, और 7 और 1 यहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पे एक बार यहाँ पे हो जाएगा, 7 और 1 8, और यहाँ पे हमारे पास दो बार आएगा, दो बार क्यों, यहाँ पे 60 तो जाएगा वो 15 इंटू 4 आएगा, और 4 के अंदर 2 की पावर 2 होगा, इसलिए दो बार आएगा, 8 पहले से 2 ये था, तो यहाँ पे टोटल जो 2 की पावर आएगी वो 10 आएगी, और इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 10। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देखो, अभी वीडियो को पॉज करके, आपका जल्दी से उत्तर आएगा। बट एक बात को ध्यान रखना, 5 एंड 2 के कैलकुलेशन में कभी भी गड़बड़ आपने नहीं करनी, ठीक है। कई बार मैंने बच्चों को देखा वो गड़बड़ करते हैं, और कभी भी ऐसे मत लिखने लग जाना कि 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, 15 इज इक्वल टू 5, ऐसे नहीं लिखना यार। अगर ऐसे लिखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा, हमें टाइम को सेव करना आना चाहिए, ठीक है। एक ये तरीका था, क्या इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है, और भी शॉर्टकट बना के, बिल्कुल। ये 1 जो है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, इसका कोई यूज नहीं है ना हमारे पास जीरो के लिए, तो क्या इन नंबर में से मैं 5 को कॉमन निकाल दूं, 5 कॉमन ही निकलेगा एक्चुअली में, 5 की पावर 12 कॉमन निकलेगी, 5 यहां से 5 यहां से 5 यहां से, 5 आपका 12 बार बाहर आएगा, और यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सॉन यहाँ पे आ जाएगा टोटल 12, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये चेक करना था कि 5 की पावर 12 तक तो ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, एक यहाँ पे 5 आएगा, एक 10, और यहाँ पे 5 में दो 5 आपके और आ जाएंगे, ठीक है। और 2 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 10, वो वैसे ही कैलकुलेट करना था, 2 4 6 8 10 12 में, तो इनमें मिनिमम क्या आएगा आपका 10, तो इसके अकॉर्डिंग भी उत्तर कर सकते हैं। एक्चुअली इसको 12 का फैक्टोरियल बना के भी जीरो वाला फॉर्मेट कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, तो वो अभी हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लगा देंगे। क्लियर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसलिए कह देता हूँ क्योंकि जब आप सी सेट का एग्जाम, अगर आपने कभी भी किसी ने भी एग्जाम दिया होगा, तो हमेशा ये नॉट वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नॉट कि नॉट डिविजिबल बाय, नॉट, ये ना नॉट वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मेरा थोड़ा समझने का तरीका अलग हो सकता है, बट आप अगर पेपर दोगे तो आपको थोड़ा आइडिया देगा कि यार स्टेटमेंट को पढ़े बिना उत्तर नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को रटे बैठे कि यार यहाँ पे 3 का मल्टीपल तो नहीं है, चलो नंबर सोच लिया, अब इसका डिविजिबल होगा, वो डिविजिबल होगे वाला ढूंढने लग जाते हैं, और काफी बच्चे ये और ये उत्तर मार्क कर देते हैं। ये दोनों के दोनों उत्तर गलत है, ये भी उत्तर गलत है। करेक्ट आंसर आपका ये आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, अभी एक बात ध्यान रखना, आप यहाँ पे एक्स वाई जेड को सिंपल सोच के देखो, एक्स वाई जेड को कोई ऐसा नंबर सोचो कि वो 3 का डिविजिबल ना हो। अब सर 3 का डिविजिबल, देखो आपको मैं ऐसा मानता हूँ कि काफी बच्चों को 3 का डिविजिबल पता होगा, काफी को नहीं भी पता हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मान लो मैंने कोई यहाँ पे 12 नंबर लिख लिया, आप सबको पता है 3 का डिविजिबल है, आपको 3 का डिविजिबल के लिए इन दोनों को ऐड करना है। अगर तो ये 3 आया, या फिर 3 का हमारे पास कोई मल्टीपल आया, कोई भी नंबर आ सकता है, लाइक 3 6 9 12 15 18, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर बना तो वो 3 का डिविजिबल है। लाइक एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ये हमारे पास 3 का डिविजिबल, मैंने को रैंडमली नंबर लिखा है, ठीक है। क्या 3 का डिविजिबल होगा, या तो इनको ऐड कर लो, या इनको ऐड कर लो, या सीधे देख लो, 3 का 3 कट गया, 3 आपका 9 से कट गया, 8 और 1 हमारे पास 9 हो गया, ये कट गया, ठीक है। और आपके पास 7 और 5 7 और 5 12, 3 के टेबल पे कट गया, 6 और 2 8 8 बच गया, 8 आपका नहीं कटा, तो ये 3 का डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई कैसे करें,
सर एक्स वाई जेड को कैसे सोचे? देखो आपको यहाँ पे सिर्फ सोचना ही था। मैं यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये 6 आएगा। 6 आपका 3 का डिविजिबल हो रहा है, तो इन नंबरों की पॉसिबिलिटी क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जो पॉसिबिलिटी में ना आए, नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है? नॉट मल्टीपल मतलब नॉट डिविजिबल बाय। तो यहाँ पर कोई और नंबर सोच लो, जो भी आपको दिल कर रहा है वो नंबर सोच लो। बट अगर आप मुझे बोलोगे कि सर आप कोई नंबर ही बता दो, तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं ले सकते, 4 ले लो। 3 नहीं ले सकते, 4 ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं इनको ऐड करूंगा ये मेरे पास 7 हो गया। 7 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर आपका 1, 2, 4 ये आपका यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। क्लियर? आगे अगर चेक करें एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, ये हमारे पास किससे डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 तो 1 2 4 तो लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड तो लिखा हुआ है, तो वाई को आगे लिख लो। वाई हमारे पास 2 है, जेड को उसके पीछे लिख लो, एक्स को उसके पीछे लिख लो, ये नंबर हो गया। ये वाले नंबर को चेक करोगे तो जेड आगे फिर लिख लो 4, और उसके बाद एक्स लिखेंगे, और उसके बाद वाई लिखेंगे। तो मैंने इन नंबर को लिखा और सबको ऐड कर दिया। तो क्या ये 777 आ गया हमारे पास? और 777 को अगर मैं एडिशन कर दूं तो एडिशन करके 21 आएगा। 21 हमारे पास देखो यहाँ पे ये 3 का डिविजिबल हो गया, क्योंकि 3 का डिविजिबल है ना 20, यहाँ पे 21 को 3 से डिवाइड करोगे आराम से हो जाएगा। तो ये आपका नंबर 3 का डिविजिबल है। आगे देखो 37 का अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड करके देख लो। 37 से भी डिवाइड हो रहा है, ये चेक कर सकते हैं आप। और एक्स वाई जेड कौन कौन से नंबर थे यहाँ पे? एक्स 1 था, वाई हमारे पास 2 था, जेड हमारे पास 4 था। इन सबको ऐड किया 7, ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, ऑटोमेटिकली हो रहा है। चेक करो किससे नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ? सेकंड ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। आप सर यहाँ पे कोई और नंबर, आपका मर्जी है, आप कोई भी नंबर लो, बस 3 का डिविजिबल ना आए, कोई भी नंबर लो, हमेशा ही आपका यही उत्तर बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखना। और कभी भी जैसे हमारे बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, होता है कई बार हमने नंबर लिया कोई ऐसा, क्या पता मैं ही कोई नंबर सोच लूं या आप कोई सोच लो पेपर के अंदर, आपका ये भी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये मान लो ये वाला भी नहीं डिवाइड हो रहा है या ये भी नहीं हो रहा, आपके 2 ऑप्शन आ गए, आपने कोई ऐसा नंबर ले लिया, तो पेपर के अंदर तो एक ही सिलेक्ट करना है। तो जल्दी से कोई और वैल्यू सोच लो, ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ये एक फ्री नंबर का क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसको सोच समझ के कर सकते थे आराम से, बट जिन्होंने कुछ नहीं सोचा होगा, एटलीस्ट आप इसके अंदर कुछ तो वैल्यू पुट कर लेते। अब यहाँ पे एक बार मैंने एक बच्चे से पूछ ही लिया था कि ये क्वेश्चन किया, उसको मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर बोल दिया इसको करने के लिए कि करो, तो उसने क्या किया, यहाँ पे सोचना लग गया, इसको क्वेश्चन बना के सॉल्व करने लग गया। इक्वेशन क्यों बनानी? आप सभी बच्चों को पूछो, उसने यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर में पूछा है, ठीक है। आर होगा, पी क्या हुआ, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको इतना पता है यार, ऐसा हमारे पास यहाँ पे एस के अंदर इतना नंबर ऐड करने के बाद, हमारे पास क्यू के अंदर इतना नंबर ऐड करने के बाद, कोई ऐसा नंबर आता है जो आर में से माइनस करने के बाद आ रहा है, या पी में से माइनस करने के बाद आ रहा है, तो इतना तो डेफिनेटली क्लियर है कि पी वाला जो भी नंबर होगा या फिर आर वाला जो भी नंबर होगा, वो दोनों बड़े होंगे क्यू एंड एस से। आप ये भी देख सकते हैं, आर जो हमारे पास पी है, पी में से एक छोटा नंबर माइनस किया, आर में से एक बड़ा नंबर माइनस किया है, तो आर में से बड़ा नंबर माइनस करने के बाद जो नंबर आया, पी में से छोटा नंबर माइनस करने के बाद जो नंबर आया, वो नंबर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब आर वाला नंबर बड़ा रहा होगा, तभी उसमें से बड़ा नंबर माइनस करके हमने यहाँ पे इसके बराबर किया ना पी के, तो ये उत्तर आ गया। सर आधे बच्चों को हो सकता है यहाँ पे कुछ समझ ना आया हो, तो आप यहाँ पे एस को अपनी मर्जी से 1 पुट कर दो, एस को आप अपनी मर्जी से 2 पुट कर दो, एस को 4 5 6 कुछ भी पुट कर दो। सर हम पी को नहीं कर सकते, पी को करना है, पी को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यू को करना है, क्यू को कर लो, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। रिमेंबर दैट यहाँ पे जीरो नहीं मानेंगे, जीरो मानेंगे तो फिर हमारा कंपेयर करना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। 1 2 3 कोई मान लो, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं मानेंगे, जीरो आपके पास नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जीरो नहीं मानेंगे। 1 2 3 कोई भी नंबर मान ले, ठीक है, कोई भी किसी को भी मान सकता है। मैं एस को 1 मान के देख लेता हूँ, तो ये जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो आर माइनस 2018, 1 इसको माना, 1 2019 कितना हो गया 2020, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 4048 हो जाएगा, ठीक है, 4840 होगा, 30 सॉरी 38 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड होगा 38, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करूं सर, ये क्या होगा, क्यू प्लस 210, ये हमारे पास किसके बराबर आएगा 2020, तो क्या यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी इधर, यहाँ पे 3, क्लियर। और अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ पे p माइनस 2016 इज इक्वल टू 2020, तो यहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू भी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, जब ये ऐड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4036। कौन सा ग्रेटर नंबर है यहाँ पे, आर आपका उत्तर आ जाएगा, ये हमारा सही उत्तर है। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हमारे पास 4 नंबर, उसके आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसको भी आप एक बार जरूर ट्राई करके देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, अगर आपने थोड़ा बहुत ही लॉजिक सीखा हो। अदरवाइज जो मैंने अभी आपको एक कंसेप्ट बताया था, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। कौन सा कंसेप्ट था उसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक 5 डिजिट प्राइम नंबर बनाना है हमने। प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या फिर एक से डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 है, 2 अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 3 अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। 13 अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा। बट 12 अपने आप से डिवाइड नहीं होता। 12 आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 से, 4 से, 3 से, काफी नंबरों से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाता। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्राइम नंबर बनाना है जो कि 5 डिजिट वाला होगा, और उसके अंदर हमने ये वाले डिजिट जो है यूज करने हैं, ठीक है। मान लो मैंने यही नंबर बना लिया, मैंने बोल लिया कि ये पे एक प्राइम नंबर है मेरे पास, बट आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता है खुद से डिविजिबल। ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि यार 5 का डिविजिबल होगा। अगर सर मैं 5 को आगे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, 4 और 3 ऐसे लिख दूं, फिर हमें कैसे पता चलेगा किस नंबर से डिविजिबल है। आप सारे बच्चे देखो, सिंपल इसको बस ऐड कर लो। अगर आप ऐड करोगे ये 15 ही आएगा, इनको भी ऐड कर लो ये 15 आएगा। इसको कैसे मर्जी आप रिप्रेजेंट करोगे, ये इनका जो सम आएगा, सम ऑफ दीस नंबर इज ऑलवेज टेकन एज ए 15। अगर 15 आ रहा है तो आपको पता चल गया 3 का डिविजिबल होगा। अभी तो पढ़ाया था कि अगर हम सम ऑफ यहाँ पे डिजिट कर देंगे, जो नंबर आएगा वो 3 का डिविजिबल, यहाँ पे 3 का डिविजिबल होता हुआ, तो वहां पे वो पूरा का पूरा नंबर आपका 3 का डिविजिबल होगा। मतलब ये कोई भी नंबर बना ले, वो 3 से डिविजिबल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे 5 डिजिट का इन नंबर से नहीं बनाया जा सकता, तो आपका उत्तर आ जाएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 ये रहा। अब ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने गलत किया था। यहाँ पर पेपर की बात करें, जब भी आपके पास यहाँ पे मिनिमम लेंथ की बात हो रही है कि मिनिमम लेंथ हमें चाहिए, कैन यू मेयर, तो एक सिंपल इन दोनों का आपने यहाँ पे एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। एचसीएफ लेने के देखो अलग अलग ढंग हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं कि आप इसको पहले फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लो। जैसे 7.5 है, 7.5 को लिख सकते हैं आप 15/2। क्लियर। 3.25 है, 3.25 को लिख सकते हैं यहाँ पे 13/4। क्लियर। अब यहाँ पे काफी बच्चों को ये कन्वर्जन भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे 7.5 है, इसको लिख सकते हैं 7.5, इसका मतलब क्या हो जाएगा 15/2। और यहाँ पे 3.25 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 1/4, 1/4 इज 0.25। इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 13/4। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, तो एचसीएफ अगर 15/2 हो और यहाँ पे 13/4 हो, अगर आपसे इनका एचसीएफ लेने की बात की जाए, तो यहाँ पर याद रखना एचसीएफ का, यहाँ पर जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करना पड़े, तो एचसीएफ हमेशा ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ नीचे वाली वैल्यू के एलसीएम से लिया जाता है। और 15 और 13 का एचसीएफ तो एक ही होगा, और यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.25 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर था। आप ऐसे भाई ऑप्शन कर सकते थे यार, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो कि इन नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 3.25 है, इससे तो डिविजिबल हो रहा है, इससे डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 आपके पास यहाँ पे किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा, यहाँ पर 0.25 जो है इससे डिविजिबल हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर कहलाएगा, ठीक है। 1 आपका डिविजिबल हो जाएगा, बट वो एचसीएफ नहीं रहेगा। क्लियर है कहानी। चलो, आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अपने आप में एक अच्छे ढंग का क्वेश्चन था। मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छे और अलग कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी मेरी नंबर सिस्टम की क्लास कहीं पे भी लगाई होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहां पर मैंने इस कंसेप्ट को बताया हुआ है। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं बताया था, बट इससे मिलता जुलता मैंने जरूर बताया हुआ है कि हाउ टू काउंट ए नंबर, हाउ टू सम ऑफ नंबर्स बाय, जिसकी हम यहाँ पे बुक के अंदर नंबरिंग कर देते हैं, उनका सम कैसे करते हैं। और मैं अगर यहाँ पर बोल दूं कि मैंने 3500 से जो हमारा डिजिट है वो कीबोर्ड के ऊपर प्रेस किया होगा, तो कौन सा डिजिट प्रेस किया होगा अगर मैंने किसी भी बुक की नंबरिंग की होगी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, बट अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये अलग है। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक पेज है वो यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया बुकलेट में से, फाड़ दिया बुक में से, ठीक है। तो जो यूजुअली मैनर के अंदर हमने स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट बुक है, जो यूजुअली मैनर था वहां पे पेज का, उसमें से हमने फाड़ दिया, और जो नंबरिंग हो रही है वो पहले नंबर से हो रही है। और सम ऑफ द रिमेनिंग पेज जो है, जब से मान लो 1 2 3 अप टू सॉन, यहाँ पे जितने भी पेज होंगे, इन पेज में से मैंने 14 नंबर को फाड़ के बाहर निकाल दिया। आगे 15 16 जितने भी नंबर होंगे उसकी बात नहीं कर रहे, जितने भी पेज होंगे, अगर मैं यहाँ पे 14 को बाहर निकाल लूं, तो बाकी जितने नंबर ये बच गए, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर, इन दोनों का जो इन सबका जो सम है वो 195 आना चाहिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, जो हमने यहाँ पे ये वाला डिजिट जो है ये बाहर निकाला है, ये वाला जो सम हमने बाहर निकाला है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 14,
तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका सम कितना है, इनका सम कितना आएगा 5। तो 5 अगर आ रहा है तो 5 इसमें से किसका फैक्टर बनाया जा सकता है। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, आपको समझ आएगा फिर से। अगर मैं यहाँ पर 195 की बात कर लूँ, तो सिर्फ आपने लिखा जो पहला एक नंबर है 1, दूसरा 2, इन दोनों को ऐड कर लो 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। या तो आप ऐसे ऐड करना शुरू कर दो अप टू 100 यहाँ पे जितने भी नंबर लेने हैं, और चेक कर लो कि यार 195 के आस-पास कहाँ पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 195 आएगा, उसके आसपास की पड़ोस वाली वैल्यू को ही चेक कर लो बस, उसी से आपका उत्तर बन जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इसी से ढंग से आपका यहाँ पे आंसर आने के यहाँ पे चांस जो है प्रॉपरली बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि सम ऑफ ए यहाँ पर एक नंबर से तो बोला जा रहा है, जो कि एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही है, तो इसके सम का एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर n को मैं मान लेता हूँ कि यार नंबर ऑफ पेज जो थे वो हमारे पास नंबर ऑफ पेज से यहाँ पे 20 मैंने अपनी मर्जी से मान लिया। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 18 19 कुछ भी मान सकते हैं, वो आपका दिल करेगा वो आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं 20 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ना यहाँ पे 20 रखने पे एक यहाँ पे आसानी क्या होगी, मुझे यहाँ पे 20 रखने पे ये कट करने में बड़ी आसानी है 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 210। यार ये 210 जो सम है यहाँ तक रहा होगा, यहाँ तक कब रहा होगा, जब मेरे पास यहाँ पर 100 इनका सम तो 195 आना चाहिए, मैंने 210 रख लिया, मैंने सोच लिया कि यहाँ पर टोटल 20 पेज ही डाले होंगे यहाँ पे पहले। ठीक है, 20 पेज का सम मैंने ऐड कर दिया, बट मुझे पता है एक पेज इसमें से बाहर जाएगा तो 210 से थोड़ा सा नंबर कम आएगा। यस सर, थोड़ा सा नंबर कम आएगा और आ भी रहा 195। और यहाँ पर कितना नंबर कम आ रहा है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो 15। तो मतलब यहाँ पर हमने एक ऐसा नंबर बाहर निकाला होगा जो यहाँ पे 15 वाला रहा होगा। और आप यहाँ पे उसने पूछा कि जो हमारे पास यहाँ पे पेज हैं कौन से रहे होंगे, तो इनका सिर्फ एक ही सम आ रहा है यहाँ पे 15 वाले का, वो है 7 और 8, जो कि सम आपका 15 कहलाएगा। यही आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, बाकी कोई आपका 15 वाला बन ही नहीं रहा। क्लियर हुई कहानी? एक बार इसको दोबारा से करके देखना, और अदरवाइज आपको इससे ट्रिकी आपको लगे कि यार डिफिकल्ट हो गया, ये नहीं पता चला, आप इनको ऐड करना शुरू कर दो 1 2 3। टाइम जरूर लगेगा, 1 डेढ़ मिनट लग जाएगा, बट आपका उत्तर जो है वो सही आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास ये 4 डिजिट का नंबर है ए, 3, बी और सी। एक और नंबर है हमारे पास डी, ई, 2 एंड एफ। ठीक है, यहाँ पर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यहाँ पे दोनों को बाकी जो आगे लिखा हुआ है उसको हम बाद में पढ़ेंगे। सिंपल देखो, जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो ये नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर? 15902। ये हमारे पास नंबर बन जाना चाहिए। तो उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन द ए एंड डी। तो काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर में देखा और छोड़ दिया। बड़ी आपको ये अंडरस्टैंड करने वाला कंसेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे कोई नंबर दे रखे हैं, वो सारे के सारे जो नंबर है डिफरेंट है, और जो ग्रेटर है वो किससे? 3 से ग्रेटर है। ठीक है, 3 से बड़े कौन कौन से हो सकते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक 10 थोड़ी हो सकता है, क्योंकि डबल डिजिट थोड़ी है, सिंगल डिजिट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ। यही हमारे पास 6 डिजिट है यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे काफी बच्चे इसका शॉर्टकट बनाते हैं, बहुत से ढंग हो सकते हैं इसके, बट मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, पेपर के अंदर आपके ढंग आप एट ए टाइम नहीं सोच सकते। इसको थोड़ा-सा सोचने का तरीका यही हो सकता है कि यहाँ पर से मैंने कोई भी 2 नंबर उठाने हैं ऐसे, जिनको मैं यहाँ पर सी और एफ में रखूँ, सी और एफ को ऐड करूँ और लास्ट डिजिट मेरा 2 आए। क्लियर? सी को और एफ को, कोई भी ऐसा नंबर आपका दिल करे, आप इन इन 6 नंबर में से कोई भी रखें, जिनको ऐड करने के बाद लास्ट में 2 आए। तो यहाँ पर 5 और 4 ये तो 9 हो गया। यहाँ पे 4 और 6 इसको 10 हो गया। 4 और 7 ये तो 11 हो गया। 4 और 8 बन रहा है। मतलब अगर मैं इसको 4 रख दूं और इसको 8 रख दूं, ये 12 आ जाएगा, लास्ट डिजिट 2 हो जाएगा। और कोई भी नहीं बन रहा, नहीं एक और भी बन रहा है यहाँ पे, 7 और 5 वाला भी बन रहा है। अगर मैं 7 रखूंगा तो ये 5 रखूंगा तब भी 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन गई। दोनों में से आपको लगानी तो पेपर में दोनों पड़ेंगी, बट आप एक को पहले अप्लाई कर दो। अगर एक वाले से उत्तर नहीं आएगा तो डेफिनेटली दूसरे वाले से आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी, मतलब सी मे बी इज इक्वल टू 4, सी मे बी इज इक्वल टू 8, सी मे बी, क्योंकि हम इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं इसको 8 और 4 लिखूंगा, 12 तो तब भी आएगा। मैं इनको रिवर्स करके सी मे बी इक्वल टू 7 और 5, बट सम ऑफ दीज टू नंबर मस्ट बी लास्ट डिजिट नंबर 2। ठीक है, इनका जो लास्ट नंबर होगा वो 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, मस्ट बी 2 आना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं सी को अपनी मर्जी से, यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 4 रख दूं और इसको 8 रख दूं, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 12। ये हमारे पास 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे 1 कैरी ले सकता हूँ। अगर ये 1 कैरी है
और मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कौन-कौन से नंबर जा चुके हैं, एक नंबर 4 जा चुका है, एक नंबर 8, ठीक है? तो यहाँ पे 1 कैरी चला गया तो कितना हो गया हमारे पास, ये 2 था, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 एंड 1 3, 3 के अंदर b को ऐड करना है तो लास्ट में 10 बनना चाहिए। तो मस्ट यहाँ पर आपके पास जो b है उसको 7 रखना पड़ेगा, 3 के अंदर 7 ऐड करोगे 10 होगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 कैरी चला गया, ठीक है? 3 एंड 1 4, 4 के अंदर मैं e को ऐड करूँगा कि 9 बन जाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं e को कितना रखूँ कि यहाँ पे 9 बन जाए, e को 5 रखना पड़ेगा, तभी तो 9 बन पाएगा। और अगर मैं a और d की बात करूँ तो बाकी आपके पास 2 नंबर बच गए। 2 नंबर कौन-कौन से बच गए हमारे पास, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 फिल हो गया, 4 फिल हो गया, ठीक है? हमारे पास 7 फिल हो गया, 8 फिल हो गया, ये 2 नंबर बचे। और 6 और 9 इसको यहाँ पे चेक करना है कि 6 और 9 को ऐड करने के बाद क्या 15 आ रहा है? अगर तो ये 15 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर उसने ई बोला है और 15 आ भी गया तो हमने पॉसिबिलिटी जो पिक की थी बिल्कुल ठीक है। और आपने इनका डिफरेंस बताना था, 6 और 3 का डिफरेंस, 6 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 3, ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसका एक बार ट्राई करके देखो क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज़ करके ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चों ने देखो इसको करने का शॉर्टकट सोच लिया, खुद ही बना लिया, ठीक है? जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको मंगे का जिक्र मैंने बताया हुआ है, तो ये मंगा वर्जन क्वेश्चन उन्होंने लॉजिक बना लिया खुद ही। कैसे लॉजिक बनाया कि 9 की वैल्यू सर 8 गिवन है, 1 नंबर कम है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 नंबर कम करेंगे 8 आएगा। 8 में से 1 नंबर कम करेंगे 7 आएगा। और यहाँ पे 8.8 है, 8.8 में से 1 नंबर कम करेंगे 7.8 आएगा, सर यही उत्तर है। दिस इज टोटली रॉन्ग अप्रोच बट आंसर विल बी राइट, मस्ट बी राइट, ठीक है? बट ये टोटली रॉन्ग अप्रोच है बिकॉज ऑफ मंगा वर्जन, क्लियर? अब यहाँ पर आपने ये सोचना नहीं था, यहाँ पर ये आपने सोचने का तरीका गलत कर लिया। माइनस वाला थोड़ी है यार ये क्वेश्चन, आपको सोचना समझना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको इतना तो मैंने कहीं न कहीं नहीं बहुत बार पढ़ाया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पर एवरेज रखूँ और यहाँ पे एवरेज रखूँ और यहाँ पे भी एवरेज रखूँ, इनकी और इनकी मिक्सचर वाली, तो क्या मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हैं। और जो भी नीचे रेशियो बनने को आएगा वो क्या आएगा, नंबर्स का आएगा। मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, एवरेज इनवर्सली टू नंबर, मिक्सचर एलिगेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल आइकन, ठीक है? यहाँ पे एवरेज होगा तो नंबर आएगा, स्पीड होगा तो टाइम आएगा, प्राइस होगा क्वांटिटी आएगा, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे चेक करने को बोल दिया जाए कि यार इंग्लिश के बारे में चेक करो, तो यहाँ पर मुझे एक चीज पता चल गई कि यार गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज की बात हो रही है। गर्ल्स की यहाँ पर एवरेज 8 है, बॉयज की एवरेज 8 है, और दोनों की मिक्सचर की एवरेज कितनी है, 8.8। तो मिक्सचर एलिगेशन लगा दे, इनका डिफरेंस 0.2 आएगा और इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.4, और इसको सॉरी 0.8, 0.8 इनको यहाँ पे कट कर लोगे तो रेशियो कितनी बन जाएगी मेरे पास, 4:1 बन जाएगी। 4 रेशियो यहाँ पे 1 बन जाएगी और 4:1 हमारे पास क्या आएगा नंबर। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास गर्ल्स 4 रही होंगी, बॉयज 1 रहा होगा। और आप सब बच्चों को एवरेज निकालना मैंने पढ़ाया हुआ है, सम डिवाइड बाय नंबर। और अगर मैं आपको बोल दूं कि सम क्या होगा, सम होगा एवरेज इनटू नंबर, ये तो आपको रटे होने चाहिए यार, ठीक है? एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर, क्लियर? अगर मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो कि गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज हमारे पास कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। तो अगर यहाँ पे 4 हमारे पास गर्ल्स हैं, उनकी एवरेज 8 दे रखी है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 32, प्लस अगर मेरे पास एक बॉय है उसकी एवरेज हमारे पास यहाँ पे 7 दे रखी है, तो अगर मैं इसको 1 इंटू 7 कर दूंगा तो इसका भी सम आ गया, इसका भी सम, और टोटल सम आ गया। यहाँ पर ये वाला अप्रोच लग गया, टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर, नंबर कितने हैं 4 प्लस 1, और ये 4 है और ये 1 है, टोटल हम इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 7.8 निकल के आएगा, जो कि आपके पास है ए ऑप्शन। क्लियर होगी कहानी? आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ आ चुका होगा। अभी चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर चेक करते हैं, ये अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, शायद वही आ चुका है, रिपीट हो चुका है। इसका आंसर 3 आया था, अभी मैंने करवाया था, उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, S1 S2। यहाँ पर आपने ये बताना होता है कि जो S1 स्टेटमेंट गिवन है, S2 स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है? इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 20, देन व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो आप इस n का उत्तर किस पोजीशन से कर सकते हैं, कौन सी स्टेटमेंट से कर सकते हैं? क्या फर्स्ट से उत्तर आ जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट। क्या सेकंड से आंसर आ जाएगा? तो सेकंड विल बी राइट। क्या दोनों से ईदर और करके आ जाएगा? दोनों का नेसेसरी होना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने बता सकते हैं। क्या दोनों का यहाँ पे नहीं जरूरी होना, यहाँ पर एक दूसरे के साथ नहीं जरूरी, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ के उत्तर करने की कोशिश करें, और वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है?
देखो n इज ए प्राइम नंबर और उसने बोल दिया n लीव ए रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4 और हमने यहाँ पे n को बोल दिया कि एक नेचुरल नंबर भी है जो कि 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच में से कितने प्राइम नंबर है, 11 होगा, एक 13 होगा, एक हमारे पास 17 होगा, एक हमारे पास 19 होगा। और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ 3 रिमाइंडर आएगा तो ये तो नहीं लेना हमने, क्योंकि उसने बोला है कि एक रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, एक, ठीक है। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर एक, ठीक है। यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से भी रिमाइंडर आपका नहीं आ पाएगा। तो उसने बोला हुआ है यहाँ पर किस पोजीशन से आप ये बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। यार एन की वैल्यू यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, 13 भी हो सकता है और तो उत्तर आपका 17 भी हो सकता है, बट वी कैन नॉट डिसाइड फ्रॉम देम कि आपका इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो पहला स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग हो गया कि इसके हम इसको आंसर तो नहीं मार्क करेंगे। S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर, भाई नहीं, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। S1 S2 टुगेदर नॉट सफिशिएंट, हाँ बिल्कुल नहीं सफिशिएंट है, तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। क्लियर। हम आंसर नहीं बता सकते, दोनों में से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ठीक है। या तो ये होगा या वो होगा, इधर और वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 11 ये रहा। दो हमारे पास यहाँ पर फिर से स्टेटमेंट है और बोला गया है कि S1 हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो 21 आपका तभी प्रोडक्ट आएगा जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 21 होगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आप फ्रैक्शन में सोचो, ठीक है। अब उनका जो सम है वो भी आपका 10 आना चाहिए, बिल्कुल यार। 7 और 3 का जो सम है वो भी 10 आ रहा है, ठीक है। दोनों की दोनों सही हो रही है। तो क्या आप यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर बता सकते हैं कौन से रहेंगे, बिल्कुल बता सकते हैं। एक नंबर 7 रहा होगा, दूसरा 3 रहा होगा। तो मतलब हमें उत्तर करने के लिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का होना यहाँ पे जरूरी है। क्लियर। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर पहली स्टेटमेंट से उत्तर आ जाएगा, यार फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा तो नहीं कर पाएंगे ना। फ्रैक्शन वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी यूज करके 21 ले सकते हैं, लाइक 1/2 इंटू 21 इंटू 2। तो ये भी हम यहाँ पे इनको कट करेंगे, प्रोडक्ट तो आ ही गया ये, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट से उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। दोनों का यूज करके उत्तर आ पाएगा, हाँ दोनों का यूज करके आएगा, बट नीदर वन सॉल्व नीदर टू, ओके। अकेले अकेले नहीं, ये दोनों साथ सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर ये रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ पे उनके कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अपने उत्तर बताना है। यहाँ पर ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 3, मतलब 2 एंड 3 का मल्टीपल 6 हो जाएगा। तो ऑल नंबर क्या डिविजिबल बाय 6 होंगे, यस टोटली एग्री, बिकॉज अगर 2 और 3 का डिविजिबल है तो 6 से एग्री करेंगे। ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 4, नहीं भैया 4 से तो सिर्फ 2 वाला डिविजिबल होगा, 3 वाला थोड़ा होगा। तो दूसरी स्टेटमेंट ये वाला हमारा गड़बड़ करेगा, इसलिए इस कंक्लूजन को ही गलत कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला ही कंक्लूजन जो है वो टोटली ट्रू रहेगा, तो ए ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और 13th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100 विच हैव 4 एज ए डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। इसको स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा एक अच्छे तरीके से। 1 से लेकर 100 तक मान लो यहाँ पर कितने भी डिजिट होंगे जिसके अंदर हमारे पास 4 एक डिजिट आए, तो आप सारे बच्चे सिर्फ सोच के देखो, एक मैं 4 को खुद ही बोल दूं, एक मैं यहाँ पर बोल दूं 14, एक मैं बोल देता हूँ 24, तो 4 आ रहा है ना यहाँ पर। उसने बोल दिया कि डिजिट हमारा 4 आना चाहिए। ऐसे हमारे पास कितने नंबर है जो 4 के डिविजिबल भी नहीं हो पाते, ठीक है। तो पहले सिर्फ माइंड के अंदर कैलकुलेशन के अंदर आप देखो 34, 44, फिर आपके पास 54, फिर आपके पास 64, 74, 84, 94, यही नंबर आएंगे। और एक और भी नंबर आएंगे जैसे 41, 42, 40, यहाँ पे भी तो 4 आपके पास आ रहा है ना यहाँ पे उसके डिजिट के अंदर। तो 43 आ जाएगा, फिर 44, 45, 46, 48 और 49, ये नंबर आएंगे। चेक कर लेना अगर कोई मैंने मिस किया होगा तो, बट आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे 4 के डिविजिबल नहीं चाहिए, ये तो 4 का डिविजिबल है, इसको नहीं काउंट करना। ये 4 का डिविजिबल है, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। इसमें से यहाँ पर 4 से डिविजिबल ये वाला, इसको नहीं करेंगे, और 4 का डिविजिबल ये, इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 47 नहीं लिखा, ठीक है। तो आप सारे बच्चे लिख लेना 47 भी नंबर आएगा ना, 40, ठीक है 47। क्लियर। अब उसने पूछा ऐसे कितने नंबर है, चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 आपका उत्तर होगा। क्लियर है कहानी। फ्री नंबर का क्वेश्चन था ये भी, बट समझने वाला था, ठीक है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते कई बार पेपर के अंदर। जब आपके पास ऐसा कभी क्वेश्चन है तो सिर्फ एक अप्रोच समझने वाली होती है, ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो पी वाला है उसकी साइड को मान लेते हैं ए, तो क्यू की साइड कितनी होगी, पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा से। मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ कि इसकी वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, मास की वैल्यू दे रखी है 2 मेंटेलिक, हमारे पास क्यूब है और पी एंड क्यू उनका नाम है, ठीक है।
जो क्यू हमारे पास है उसकी साइड जो है ट्वाइस है पी से। अगर मैंने पी को ए मान लिया तो क्यू क्या हमारे पास 2a होगा। और अगर मैं बात करूं हमारे पास वॉल्यूम की, तो x हमारे पास इसकी पहले वाले की वॉल्यूम है p वाले की। तो p वाला मतलब a, तो a का क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का हमें यहाँ पे साइड का क्यूब करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर y की बात करूंगा तो y हमारे पास यहाँ पर q वाले का यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। तो 2a का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8a क्यूब। और हमारे पास u की वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है, u की वैल्यू हमारे पास गिवन है m डिवाइड बाई x। क्लियर। और हमारे पास ऐसे v की वैल्यू गिवन है हमारे पास n डिवाइड बाई y। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो u है वो है क्या, और हमारे पास v है वो है, और किसकी टर्म की बात हो रही है हमें कैसे पता चलेगा। आप सारे बच्चे देखो, m हमारे पास क्या होगा p वाला, क्योंकि p वाले की बात हो रही है। n हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर n वाला हमारे पास होगा, यहाँ पे चेक कर लो, n वाला ये रहा, और ये q वाला, और q हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ट्वाइस हो रहा है। तो अगर ये 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पर जो मास होगा, मास भी इसका डबल लेकर आ जाएगा। तो n हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा, और ऊपर वाला m तो ऐसे रहेगा। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे u एंड v को यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, और ये आपके पास क्वेश्चन का उत्तर लेकर आएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास है a का क्यूब, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमने पहले ही उसको फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और जो हमारे पास y है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे m से m कटेगा, a क्यूब से कटेगा, ये इससे कट जाएगा 4 टाइम, और ये ऊपर चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू u बाई v इज इक्वल टू 4 आएगा। बट u इज इक्वल टू यहाँ पे 4b बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये रहा, ये एक एवरेज का फ्री नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं पेपर के अंदर विद इन 20 टू 30 सेकंड। क्लियर। एवरेज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज गिवन, मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाय नंबर, एंड सम क्या होता है हमारे पास यहाँ पे एवरेज इनटू नंबर। क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल देख के चलो, अगर सम की बात करेंगे तो एवरेज इनटू नंबर, एवरेज हमारे पास यहाँ पे 20 दे रखी है, तो सम ऑफ 4% क्या होगा, सम ऑफ 4% के अंदर कौन कौन आएगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सम ऑफ 4% के अंदर आ जाएगा, एक तो हमारे पास टीचर प्लस 3 जो उसके यहाँ पे स्टूडेंट, इन सबका सम क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर किया तो हमारे पास यहाँ पे सम निकल गया, हम सीधा बोल सकते थे कि 80 रहा होगा। आगे क्या दे रखा है हमारे पास, इफ ऑल द 3 स्टूडेंट आर ऑफ द सेम एज, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड ईच स्टूडेंट, मतलब टीचर और एक स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना गिवन है 20। तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू क्या, मैं 20 प्लस एस लिख सकता हूँ। ठीक है। हम यहाँ पे टीचर की वैल्यू को लिख सकते हैं यहाँ पे 20 प्लस एस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3s इज इक्वल टू 80। क्या मैं यहाँ पे 4s की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ये 20 उधर जाके माइनस होगा 60, और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। बट 15 हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि ये तो स्टूडेंट है, उसने टीचर की बात की हुई है, तो टीचर उससे यहाँ पर 20 साल ज्यादा है, तो यहाँ पर इसको उठा के एस वाले को यहाँ पे फिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, टीचर हमारे पास 35। तो ये आपका सही उत्तर है, सी ऑप्शन। क्लियर। हो सकता है किसी को लगे सर इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर डायरेक्ट करने का चांस है आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत एवरेज का सेंस है, आपको पता है कि यार एवरेज का मतलब होता है पर हेड खर्चा, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको थोड़ा बहुत सोच समझ के कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये भी एक फ्री नंबर का क्वेश्चन है। ए पर्सन बाउट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख इफ ही अकर्ड ए लॉस ऑफ 20%। आप समझना आपने ये है, मान लो उसका जो भी सीपी रहा होगा, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार, जो बाय किया होगा वो सीपी रहा होगा। सीपी को अगर मैं 20% का डिक्रीज कर दूं, याद रखना अगर डिक्रीमेंट की बात हो रही है ना तो 100 में से हम माइनस कर लेते हैं, अगर इंक्रीमेंट होता है तो 100 में ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 20 हम माइनस कर लेंगे, तो सीपी का 80% मेरे पास बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ पे 3 लाख के बराबर आएगा। तो क्या यहाँ से सीपी की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3 लाख डिवाइड बाई 80%, का मतलब डिवाइड बाय 100 होगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, वैसे आपको पता होगा कि 3/8 आ रहा है, 3/8 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगा ना, 3/8 3.75 समथिंग होता है, तो ये समथिंग वाली वैल्यू आपकी यहाँ पर सिर्फ एक ही दिख रही है, इसके अकॉर्डिंग आपका इतना उत्तर आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक शॉप है, ऑनर ने क्या किया, यहाँ पर एक शॉप ऑनर ने ऑफर किया, उसके ऊपर डिस्काउंट ऑप्शन डिस्काउंट दिया है किसी कस्टमर को, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। ठीक है। एक 10% का दिया हुआ है, यहाँ पे 20% का दिया हुआ है, देन पे ए सर्विस टैक्स 10%। ओके, एक हमारे पास ये दिया हुआ है, एक हमारे पास ये दिया हुआ है, तो 3 तरीके के उसने यहाँ पे टोटल डिस्काउंट दे दिए। तो कस्टमर को आपने बताना है कि यहाँ पर कस्टमर को नहीं, आपने ऑप्शन बताना है कि क्या यहाँ पे सही रहा होगा।
क्या सारे के सारे ऑप्शन इक्वली होंगे? क्या पहले वाला होगा सही या दूसरे वाला सही या तीसरे वाला? एक बार वीडियो को पॉज़ करो, एक बार आप खुद ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ के प्रॉपर्ली ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा हुआ है। सक्सेसिव का मतलब होता है हमारे पास लास्ट अमाउंट के ऊपर फैक्ट पढ़ना, ठीक है? और इसके काफ़ी फॉर्मूले भी आपने ऐसे करके कभी न कभी किसी न किसी बुक के अंदर ज़रूर देखे होंगे। इसका भी मतलब वही होता है सक्सेसिव, जब हमारे पास लास्ट अमाउंट के ऊपर फैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है? तो आप सिंपल एक चीज़ याद रखना, सक्सेसिव का एक तो फॉर्मूला प्रोसेस लगा सकते हैं, एक लास्ट अमाउंट प्रोसेस लगा सकते हो। एक और याद रखना, जहाँ पे सक्सेसिव वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे हम एक मल्टीप्लाई का आइकन भी यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो 90% का एक डिस्काउंट है, तो मतलब कोई भी वैल्यू होगी तो 90% का, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है। अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो 10% के डिस्काउंट मिलने के बाद आपको कितने की मिलेगी? 90% की मिलेगी। और अगर मैं उस वैल्यू को फिर से 20% का डिस्काउंट देना चाहूँ सक्सेसिव के अकॉर्डिंग, तो वो मुझे यहाँ पे 80% की मिलेगी। बस याद रखना 100 में से हम माइनस करके करते करते चलेंगे, ठीक है? इसका मतलब होता है डिक्रीमेंट करना या फिर इंक्रीमेंट करना। अगर यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीमेंट करते रहेंगे। बस सक्सेसिव के लिए एक चीज याद रखने की, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? ऊपर से उसने एक सर्विस जो है टैक्स भी पेमेंट दी है, जो कि 10% की है, तो वो भी आपको यहाँ पे जो भी उसका टैक्स रहा होगा, अपने आप में जो भी अमाउंट बचा होगा उसके ऊपर 10% का टैक्स दिया, तो ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 90%। आप सारे बच्चे बताओ, अगर यही मैं सेकंड में लगाऊं तो यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है तो पहले 80% आएगा, फिर 10% डिस्काउंट है, फिर 90% आएगा, उसके बाद 10% का फिर से डिस्काउंट है तो फिर से 90% आएगा। और है क्या सक्सेसिव? तो मल्टीप्लाई होगा। अभी बताया ना सक्सेसिव का मतलब मल्टीप्लाई, रट लेना आपने। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि पहले उसने ये कर दिया, ठीक है? 10% सर्विस टैक्स दे दिया, तो फिर भी क्या होगा? 90% होगा। उसके बाद डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पे दो सक्सेसिव का, एक है 20% का, मतलब 20 माइनस कर देंगे 100 में से तो 80% का। फिर यहाँ पे 10% माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90% का। तो ये डिस्काउंट हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। और आप बताओ, यहाँ पे तीनों का तीनों डिस्काउंटेड अमाउंट है, क्या वो सिमिलर सी नहीं होगी? अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर मैं ए इंटू बी कर लूँ, इंटू सी कर लूँ, या फिर ए इंटू सी इंटू बी कर लूँ, बात तो एक ही है ना कि ये आगे पीछे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये आगे पीछे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सारे के सारे डिस्काउंटेड क्या है? इक्वल ही है। आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं करने थे, बस ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं हमारे पास। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द लार्जेस्ट। आप सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखो, अगर ए की वैल्यू -1 होती है तो उसको 1/a लिखा जाता है, और अगर 1/a की वैल्यू -1 लिखी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा वो ए लिखा हुआ है। अगर इस वैल्यू को चेक करें, क्या मैं इस वैल्यू को 1/a और उसकी पावर -1 भी लिख सकता हूँ? क्योंकि इसको रिवर्स करके भी आपका ए निकाला जा सकता है, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका ऐसा ही है। ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये जब रिवर्स करोगे 2 की पावर 6, इसको रिवर्स करोगे 3 4 की पावर 3, इसको रिवर्स करोगे 3 की पावर 4, इसको रिवर्स करोगे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 2 का यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा? 64। 4 का क्यूब भी हमारे पास 64, एंड 3 की पावर 4 81। दैट्स व्हाई दिस इज द लार्जेस्ट वन। उसने लार्जेस्ट पूछा हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम नंबर एक और चलते हैं हमारे पास 19 के ऊपर। उसने पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ एक्स सच दैट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। क्लियर? जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी की बात हो जाती है तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। रट लो इस चीज को। जब लिस्ट होता है तो यहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ निकाला जाएगा। एचसीएफ आएगा छोटा नंबर। देखिए कैसे आएगा। अगर मैंने अपने अभी पहले वाले क्वेश्चन देखे वहां पर भी मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास ये नंबर लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 7/2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? 35/4। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एचसीएफ की, तो एचसीएफ दो फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कैसा निकाला जाता है? ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालने से उत्तर बनेगा, ठीक है? रट लो, अगर एचसीएफ निकालना पड़ेगा दो फ्रैक्शन वैल्यू का, इसको मैं बता ही देता हूँ अच्छे से। अगर आपके पास a/b, c/d और e/f लिखा रहे, अगर मैं बोलूं कि इसका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ क्या आएगा? ए सी ई का एचसीएफ निकालना पड़ेगा आपको, और नीचे वालों का यहाँ पर बी डी एफ का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर? अगर मैं इसी का आपसे बोल दूं कि चलो ये तो ठीक है, तुम एलसीएम निकाल के दिखाओ इसका, तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं हमारे पास ए सी ई का, इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, और नीचे वाले जो हमारे पास नंबर बच गए बी डी एफ, इनका आपको फिर एचसीएफ निकालना पड़ता है। ये चीज आप सारे बच्चे रट लोगे, ठीक है? एलसीएम के अंदर एलसीएम ऊपर, एचसीएफ नीचे, एचसीएफ के अंदर एचसीएफ ऊपर, एलसीएम नीचे रहता है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 7 और यहाँ पे 35, इनका एचसीएफ क्या होगा? यहाँ पे 5 ही होगा ना, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम यहाँ पे 2 एंड 4 का कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर सॉरी एलसीएम क्या आएगा? दोनों का कॉमन मल्टीपल जो हायर होगा वो 4 होगा, ठीक है? और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? 1/4। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं एक और। ये भी आपसे पूछा गया कि यहाँ पर आपने नेचुरल ग्रोथ बतानी है रेट जिसका यहाँ पे मैक्सिमम हो, ठीक है। ग्रोथ बतानी है मैक्सिमम, तो पहला देखो 1911 1921 तो पहला ऑप्शन ये रहा। इसको ही ग्रोथ से आप सारे बच्चे यहाँ पे चेक करके देखो कितनी आपको ग्रोथ दिख रही है। सारे बच्चे चेक करके देखो यहाँ पर आपके पास ग्रोथ कितनी दिख रही है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रोथ लेकर जाना चाहता हूँ कि यार यहाँ इधर से इधर ले लो, इधर से जैसे भी आपको ठीक लगे। इनडायरेक्ट में बोला जाए तो इनका गैप कितना है, क्लियर। तो इनका गैप आप सिर्फ पॉइंटों में ले लो। अब यहाँ पे कोई बच्चा इसको अप्रोक्सीमेशन में करना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। आप इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके भी करो, क्योंकि ये फ्री का नंबर है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, गलत नहीं किया जा सकता, ठीक है। 11 में से 5 चले जाएंगे यहाँ पे आपके पास 6, और यहाँ पे 7 में से 5 चले जाएंगे 2 और 1, तो ये हमारे पास 12.6 के आसपास आ रही है ग्रोथ इसकी, ठीक है। आगे 41 51 वाला चेक कर लो, ये रहा। इसमें से इसको माइनस कर लो, 9 में से 4 जाएगा यहाँ पे 5, और 9 में से 7 जाएंगे यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 1, ये आपका 12.5 आएगा, क्लियर। आगे 61 71 का चेक कर लो, यहाँ पे 61 71 ये रहा। अब यहाँ पे आपके पास 41 पॉइंट इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 40, और ये आ जाएगा 22। अब इसको आप चेक करोगे लास्ट वाले को, उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा 37.1 में से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 22.3। तो 22.3, और उसने क्या पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपने इन ऑप्शन में से चेक करना था कौन सा ऑप्शन मैक्सिमम दे रहा है हमारे पास यहाँ पे, डी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर ये 22.3 दे रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल के बारे में पूछा जाता है। ध्यान रखो, अगर कोई भी नंबर आपके पास कभी भी ऐसे ऐसे करके लिखा होता है, मतलब रिपीटेशन में लिखा होता है इनफाइनाइट तक, यहाँ पर आप उसको रट लो, उसका मतलब होता है 3 का पार्ट। मतलब यहाँ पे अगर 1 2 1 2 1 2 लिखा रहेगा अप टू सो इनफिनाइट, इसका मतलब होता है बार, ठीक है। कई बार ये आपके बार के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आपने गड़बड़ में नहीं समझना, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं बार, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0.27 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान रखना, आपको बार सिस्टम थोड़ा बहुत वैसे पढ़ा होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं है। आप इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अभी इस 1 को तो ऐसे रखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 27 है उसको वैसे लिखो, और जितने नंबर के ऊपर बार है ना जो रिपीट हो रहे हैं, उतने 9 से डिवाइड कर देंगे हम। अगर सर यहाँ पे मान लो हमारे पास ऐसा होता 0.2222 होता, मतलब 0.2 बार होता, तो हम 2/9 कर देते। अगर हमारे पास यहाँ पे 213 बार होता, तो हम क्या कर देते 213 डिवाइड बाय 999 कर देते। ये बार को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब इसको कट कर दो, यहाँ पे 9 के टेबल पे कट हो जाएगा 3/11, 11 ऊपर जाएगा और 3 से ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14/11, दैट इज द राइट ऑप्शन नंबर 14/11 बी ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 22 है। उसने पूछा व्हाट इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अब यहाँ पर आप सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखो, मतलब 3 से डिवाइड करूं और मेरे पास 2 रिमाइंडर आ जाए, मतलब 4 से डिवाइड करूं रिमाइंडर मेरे पास 2 आ रहे। आप सारे बच्चे बताओ सबसे आसान क्या 5 से डिविजिबल करना है। अगर आपको 5 का नहीं आता तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं अभी बता दूंगा, वो भी समझ आएगा। मतलब आप बाय ऑप्शन से हिट एंड ट्रेल करते तो जल्दी उत्तर आ जाता। जैसे 4 का डिविजिबल होता है सिर्फ लास्ट 2 नंबर, ये लास्ट 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर आपका पूरा ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो नंबर आपका 4 का डिविजिबल है, ये तो जीरो रिमाइंडर छोड़ेगा। यहाँ पे तो 2 चाहिए, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। 22 को 4 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको रख लेंगे, बाकी भी 22, बाकी भी 22। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा 4 से हमने एलिमिनेट कर दिया, और बाकी आप 5 से चेक करोगे, 5 से भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से भी 2 आ रहा है, तो 3 का चेक कर लें। यहाँ पे 3 का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करके 7 आ गया, इन सबको ऐड कर लो, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, इन सबको ऐड कर लो, ये तो 9 आ गया। 9 आपके पास 3 का डिविजिबल हो गया, जीरो रिमाइंडर छोड़ेगा, ये तो आंसर नहीं है। बच गया आपके पास 2 ऑप्शन। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन उठा लो, जैसे 1122 है, या तो आप इसको 6 से डिवाइड कर लो, या फिर 1022 है, इसको भी 6 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा, जिसमें से आपका 2 रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर जो है वो कहलाएगा। और ध्यान रखना उसके लिए लीस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो पहले लीस्ट नंबर को ही टच करेंगे, हायर वाले को नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो पहले आप 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ये 4 टाइम 1 टाइम चला जाएगा 42, और ये आपका 2 रिमाइंडर देखे जा रहा है, बस यही आपका उत्तर है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे 6 से डिवाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट उसने लिस्ट पूछा हुआ है, तो लिस्ट के अकॉर्डिंग ये उत्तर आ जाएगा, बात ही खत्म, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा, क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे इसको एलसी मेथड से करना चाहता है तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा, बट आप सारे बच्चे ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको बाय इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लोगे बाय ऑप्शन से तो जल्दी आंसर आएगा, और कुछ आपको याद करने के लिए
नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब कुछ आपको याद करने के लिए अप्रोच लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। क्लियर? आई होप आपको इतना सा कहानी समझ आ चुका होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट आप सारे बच्चे ध्यान रखना, इसको बाय ऑप्शन से आप सीधा सीधा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को भी शुरू करते हैं, और काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था, परसेंटेज टॉपिक में से, और काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को कोई शॉर्टकट से किया होगा या फिर कोई अलग अप्रोच से किया हो सकता है, या फिर कुछ बच्चों ने इसको पेपर के अंदर छोड़ा भी होगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता होगा तो ये आपके लिए एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 40% ऑफ मेन एंड 30% ऑफ वुमेन आर मैरिड। हमारे पास कोई यहाँ पे प्लेस होगा, कोई वोकेशन, यहाँ पे हम किसी भी विलेज की बात कर सकते हैं, तो उसके ऊपर ये दे रखा है कि 40% यहाँ पे और 30% यहाँ पे वुमेन जो है वो मैरिड है। क्लियर? आगे उसने एक चीज और दे रखी है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड अडल्ट पॉपुलेशन, मतलब मेल प्लस फीमेल दोनों का पूछा जा रहा है। किसमें से? अगर हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि कोई भी ऐसा मैन नहीं है जो यहाँ पर एक से ज्यादा शादी करेगा, या फिर कोई भी वुमेन भी ऐसी नहीं है जो एक से ज्यादा शादी करेंगी, या फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी मैन और यहाँ पे वुमेन ऐसा नहीं होगा कि किसी की यहाँ पर डिवोर्स हो चुका होगा या विडो होगा या कोई भी ऐसा चीज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का बन जाता है। सिर्फ इसके अंदर एक चीज आपने ध्यान रखनी थी, इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, बट हम थोड़ा बेसिक से पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार 40% अगर मैं मेल का, यहाँ पे मेल का, अगर मैं 30% ऑफ फीमेल के बराबर कर दूं, वुमेन के बराबर कर दूं, अगर ये मैं इक्वल टू करूंगा, तभी पॉसिबिलिटी है कि यार जितने मेरे पास मेल होंगे वो सारे के सारे फीमेल के साथ यहाँ पे शादी कर लेंगे। क्लियर? बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ पर मेल को 100 और फीमेल को यहाँ पर 100 मान के शुरू करते हैं, उससे क्वेश्चन आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। हाउ वी कैन से बोथ आर 100? ओके, अगर आप यहाँ पे 100% सोच रहे हो फिर अलग बात है, ठीक है, बट अगर हम 100 नंबर मान के कर रहे हैं फिर अलग बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग 100 से इसको ट्राई नहीं किया जाएगा, पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए था, और यहाँ पे परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ m इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 नहीं 4 ऑफ m इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 ऑफ m इज इक्वल टू 3 ऑफ w के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से क्या मैं यहाँ पे मेल और फीमेल की यहाँ पे रेशियो बना सकता हूँ, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 3 और 4, और यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया कि यार ये रेशियो का मतलब होता है कि मेल मेरे पास 3 है, फीमेल मेरे पास यहाँ पे 4 है, और हमारे पास मेल जो थे हमारे पास यहाँ पे 3 है, उसका यहाँ पे 40% हमारे पास मैरिड है, तो इसका 40% निकाल लेंगे, इसका 40% आ जाएगा 1.2, और यहाँ पे अगर मैं वुमेन की बात करूँ, हमारे पास 4 वुमेन में से 30% मैरिड है, तो उसका 30% निकाल लोगे तो ये भी कितना आएगा 1.2। हमारे पास इतना हो गया कि क्लियर, जो मेल एंड फीमेल दोनों को ऐड कर दूं, तो दोनों को ऐड करके 2.4 ऐसे यहाँ पर हमारे पास टोटल पॉपुलेशन होगी अडल्ट वाली जो हमारे पास मैरिड है। जितने नंबर में चाहिए मैरिड वाले डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितने थे हमारे पास, यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? अब आपको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके 34 2/7% आपको दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका यहाँ पे सी, ये आपका सही बन जाएगा। क्लियर? मैं आपको बता दूं इसके लिए फॉर्मूले भी हैं, यहाँ पे 2xy ये वो करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपने कभी भी ये बेसिक फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट आपका एक आधे क्वेश्चन में आपने कहीं से ढूंढ के लगा दिया, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको एक छोटा सा प्रोसेस आता होगा तो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, अगर आपको नहीं पता कि इक्वल कब करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं, ये हमारे पास रिमाइंडर के ऊपर है, और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके रिमाइंडर से पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 75, हमें यहाँ पर एक चीज चेक करनी है कि इसको यहाँ पर मुझे डिवाइड बाय 100 करना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्लियर? छोटा सा इसका बेसिक है, अगर मान लो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक 14 डिवाइड बाय 6, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। हाउ वी कैन से 2, क्योंकि 14 को यहाँ पे रखा, 6 से डिवाइड किया, 2 बार चला जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाला बचा हुआ पार्ट होगा, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे 14/6 को यहाँ पे कट कर दूं, जो कि काफी बच्चे करते हैं, तो ये 7/3 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे 7 डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये 3 यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक रिमाइंडर छोड़ के दे देगा। बट हमारा उत्तर क्या था, एग्जैक्ट 2, बिकॉज हमें पता है कि रिमाइंडर तो इसी से आएगा, वो तो कैंसिल करके हमने आसान बना दिया ना हमने अपने लिए। तो जिस टेबल के ऊपर कैंसिल किया था 2 के टेबल के ऊपर, तो 2 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। क्लियर? मतलब अगर मेरे पास कोई भी कैंसिल आउट यहाँ पे किया जाएगा 2 3 कोई भी टेबल के ऊपर, तो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाद में जो रिमाइंडर बचा
फिर जिसके ऊपर आपने कैंसिल किया था वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? वही अप्रोच यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता है हमारे पास 25 के टेबल के ऊपर कट जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 2 के टेबल के ऊपर कट जाएगा और हर एक बच्चे को पता है यार 2 को अगर मैं इससे डिवाइड करूं, ऊपर हमारे पास सारे के सारे ना ऑड नंबर आ रहे हैं। अगर मेरे पास ऑड नंबर आ रहे हैं और 2 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर मेरा 1 ही आएगा। मतलब किसी भी अगर मैं ऑड नंबर के प्रोडक्ट को जब भी हम यहाँ पे कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें, 2 के डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है? कैसे चेक करना पड़ेगा? 2 को पहले 51 से डिवाइड करो, 1 रिमाइंडर आएगा। 27 से करोगे 26 टाइम कट जाएगा, 1 रिमाइंडर। 35 से करोगे फिर से 1, 31 से करोगे फिर से 1 क्योंकि 30 टाइम कट जाएगा। 3 से करोगे 2 टाइम 2 आ जाएगा, फिर भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर? तो डिवाइड बाय फिर से 2 करोगे, 1 into डिवाइड बाय 2 करोगे, 1/2। फ्रॉम दैट अगर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? वो मैंने आपको सीधा बता दिया। क्लियर? बट क्या आपका उत्तर 1 होगा? 1 आपका उत्तर नहीं होगा। मैंने अभी बताया जिस टेबल के ऊपर कट किया वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे पता है 75 को जब मैंने इससे कट किया तो एक बार मैंने 25 से कट किया, फिर यहाँ पे 62 को जब मैंने यहाँ पे 4 से कट किया था 2 लेकर आने के लिए तो 2 से एक और कट किया, तो टोटल मैंने 50 से कट किया। तो हमें यहाँ पर आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 50 रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइडेड बाय दिस नंबर। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, ना कि डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बट बड़ा आसान क्वेश्चन था अगर पेपर की बात करें, इस ये वाला। ठीक है? और अगर आपका ये भी गलत हो गया तो पेपर आपसे बहुत दूर है। क्लियर? यहाँ पे आपके पास है 1/2 रेशो, 3/4 रेशो, हमारे पास 5/6। जब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो कैसे करना पड़ेगा? नीचे वाले में 2, 4, 6, इनका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे 12, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 6, इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ये कट जाएगा 4 इससे 3 बार और 3 into 3 करोगे 9, यहाँ पे इससे कट करोगे 6 2 बार, 2 into 5 करोगे 10, तो ये रेशो बन के आएगी। टोटल कितना हो जाएगा रेशो का? 25 और गिवन कितना मेरे पास यहाँ पे 2500। कहानी समझ आ रही है? इसकी वैल्यू गिवन है, ये कब आएगा? जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यार 25 की वैल्यू 2500 रुपए गिवन है तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपए, और वही यहाँ पे मल्टीपल का फैक्टर बन के आता है। क्लियर? उसने पूछा यहाँ पे डिफरेंस बताओ मैक्सिमा एंड मिनिमा का। यहाँ पर आप देखो यहाँ पे मिनिमा ये रहा, मैक्सिमा ये रहा, तो डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे 4। तो अगर यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस मेरा 400 रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलते हैं। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट द सम ऑफ द डिजिट। देखो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम गड़बड़ मत करना। द सम ऑफ डिजिट पूछा जा रहा है, मतलब n को काफी बच्चों को मैंने देखा है कि n इज इक्वल टू 0 कर ले। सर ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 कर लिया, +1। हाँ सर, समथिंग यहाँ पे 10 की पावर 0 है, अगर a की पावर 0 होता है तो 1 लिख लेते हैं, अगर 10 की पावर 0 है तो 1 आएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 + 1 तो 2। ये 2 से आपका प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो काफी बच्चे ए ऑप्शन करके चले जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपके बाकी ऑप्शन को पहले वेरीफाई कर लो। जैसे मैं यहाँ पर अगर n की वैल्यू को यहाँ पे 1 फिल करूंगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, 11 को आपस में इनके डिजिट का सम बोला गया ना, डिजिट का, तो 1 + 1 करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? 2, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू को यहाँ पे 2 फिल कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 का स्क्वायर 100, 100 + 1 करोगे 101, इनके डिजिट का सम चेक करोगे हमारे पास कितना आएगा? ये भी 2 आएगा और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी फिल करते हैं तो आपके पास ये प्रॉपरली डिवाइड बाय 2 होगा ही होगा, और यही इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए उत्तर ए नहीं होगा, बिकॉज n इज एनी होल नंबर। होल नंबर इज व्हाट? 0 to 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट ऑल द पॉजिटिव नंबर। क्लियर है कहानी? 0 लेना यहाँ पे पड़ेगा, ध्यान रखना। समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे हमने समझा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं यहाँ पे, ये वाला। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी डिफरेंट सम कैन बी फॉर्म्ड विद डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट ए टाइम। इनमें से मैंने कोई भी 3 प्लेस यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, टोटल है कितनी हमारे पास? 5। 5 में से अगर मैंने कोई भी 3 सिलेक्ट करनी है तो 5 C3 हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा ये C का मतलब क्या होता है, बट अभी सिर्फ समझ के देखो कि 5 में से कम तो 3 आनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपकी पॉकेट में बोल दूं, कि यार आपकी पॉकेट में 100 रुपए है। ठीक है, आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, तो अगर मैं बोल दूं आपकी पॉकेट में मैक्सिमम कितने पैसे हैं, तो बोलोगे यार 100 पैसे हैं। 100 से कम तो सारी होंगे। अगर मैं बोल दूं आपकी पॉकेट में बताओ एटलीस्ट कितने पैसे हैं, तो आप बोलोगे यार कम से कम मेरी पॉकेट में 1 रुपया है, और 1 रुपया से आगे वाले भी सारे होंगे या नहीं, अप टू 100 तक। मतलब जितने उसने बोला गया है इससे तो यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा, बट अगर शुरुआत यहाँ से हो रही है तो ये नंबर होंगे। अगर मैं बोल दूं आपकी पॉकेट में 100 थे,
अब मैं आपको फिर से बोल दूं कि यार आपकी पॉकेट में 100 थे, तो चलो अब एटलीस्ट बताओ, एटलीस्ट 50 से ऊपर कितने हैं। आप बोलोगे यार 50 से ऊपर 51 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू 100 ये सारे नंबर है मेरे पास। तो क्लियर, तो ये आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर हम उसने बोल दिया कि यहाँ पे 3 डिनोमिनेशन का यूज करने, तो 5 में से 3 तो सिलेक्ट करेंगे कम से कम, बट 5 में से 4 भी कर सकते हैं और 5 में से 5 भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, और बीच में लगेगा सी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लगता है जब हम सिलेक्ट करते हैं, और उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास एन। यहाँ पर अगर मैं बोल दूं एन सी आर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसको डायरेक्ट लगा के आप उत्तर ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका शॉर्टकट भी ले सकते हैं कि 5 को 3 बार डिक्रीमेंट में लिख दो। 5 को 3 बार आप डिक्रीमेंट ऑर्डर में लिख दो यहाँ पे, तो आपके पास ये आ जाएगा। और नीचे जो 3 है, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 2 1। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपके पास सॉरी 4 आएगा, 4 बार सिलेक्ट करना था हमने, तो पहले 5 को हम 4 बार डिक्रीमेंट में लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल। कुछ बच्चों को लगेगा सर इससे आसान तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, आसान कट जाता, बट आपको नहीं करना, आपको इससे टाइम बचाना है। ठीक है, यहाँ पर 5 को 5 बार लिखेंगे सर, भाई लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है 5 और 4 और 3, यहाँ पे 2 और 1 आएगा, नीचे भी वही आएगा ना 5 का फैक्टोरियल, तो ये तो कट ही रहा है, इसको क्यों लिखना हमने। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके पास प्रॉपरली कट जाएगा। और यहाँ पे देखो एक चीज मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे प्लस का आइकन होगा। क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया, प्लस का आइकन आएगा। प्लस का आइकन सर कब आता है मैं आपको अभी बता देता हूँ, मल्टीप्लाई कब आता है वो भी बता देते हैं। ठीक है, पहले प्लस का आइकन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 3 यहाँ पे कट गया, ये इससे कट गया 2 बार, ये आएगा 10, प्लस यहाँ पर ये पूरा का पूरा कट गया 5, और ये पूरा का पूरा कट गया 1, तो आपका उत्तर आएगा 16, ये आपका आंसर है। क्लियर, अब कहानी आती है सर आपने यहाँ पे प्लस कैसे लिख दिया, वो मल्टीप्लाई कैसे, वो नहीं हमें पता चला। तो ध्यान रखना, अगर मैं बोल दूं आपके पास कि यार कहीं पे भी एंड का वर्ड यूज होगा, इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन ऑलवेज यूज ए मल्टीप्लाई आइकन। अगर हमारे पास और का यूज होगा, ऑलवेज यूज प्लस का आइकन। किस केस के अंदर, प्रोबेबिलिटी या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर। टाइम एंड वर्क की बात नहीं कर रहा, टाइम एंड वर्क के अंदर अलग सिंबल हो जाते हैं। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है, जिससे आपको देखकर ही उत्तर पता चल जाएगा। क्लियर, अब उसके अंदर था कि 5 में से या तो मैं 3 करूं, या फिर और 5 में से या फिर 4 कर लूं, ये भी तो एटलीस्ट 3 हो गए हमारे पास, या फिर 5 में से 5 ही कर लूं। तो यहाँ पर और आएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके पास जो है प्लस का आइकन यूज किया। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स with or without remaining can be constructed by using all the letter of the word Delhi, so that each word has start with D and end with I। तो कितने यहाँ पे बच गए हमारे पास, 1 2 3, और तीनों के अंदर कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे तीनों के तीनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी 3 की पोजीशन में ले सकता है, और 3 नंबरों की अरेंजमेंट, ध्यान रखना, पहले कॉम्बिनेशन था वो होता है सिलेक्शन, अब होगी 3 बंदों की अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के लिए बस 3 बंदे हैं, तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो, बात खत्म, 3 2 1, एंड दैट इज द राइट आंसर 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और 29 के ऊपर, A bottle contain 20 लीटर ऑफ लिक्विड, 4 लीटर ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट। जब भी आपके पास यहाँ पे 4 लीटर 20 में से बाहर निकाला जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 1/5 हिस्सा बाहर निकल रहा है, मतलब 5 में से 1 हिस्सा बाहर निकल गया। क्लियर है, अगर स्टार्टिंग में आपके पास 20 लीटर था, स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे 20 लीटर था, तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से 5 में से 1 हिस्सा बाहर निकला, तो बचा कितना, 4/5। मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ आगे करके, बट आप एक बार फिर देखो, ये 2 बार प्रोसेस हुआ, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं कि यार 20 था, 20 में से 4 बाहर कर दिया, तो 16/20 बच गया होगा, 16/20 बच गया होगा। सर 2 बार है भाई, इसको कट करके सीधा ही तो लिखा मैंने। ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी है एक, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट आप सारे बच्चे ध्यान रखो। उसने आगे क्या, ये 2 बार प्रोसेस हुए यहाँ पर, और उसने व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लिक्विड ए टू द लिक्विड बी, ये पूछा हुआ है। पहले हम ए लिक्विड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा 4 बार, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16, 16 इंटू 4 करोगे 64, 64/5 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12.8 आएगा। मतलब जो हमारे पास लिक्विड ए था, उसका अभी कितना बच गया, 12.8, और टोटल स्टार्टिंग में 20 था, और 20 वाला बाकी हमने डालते गए, तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हमारे पास ये 7.2 बचा होगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा 20 भी बन जाएगा। अब इनकी रेशियो पूछी जा रही है, तो रेशियो क्या हम कट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो कट करके ये रेशियो नहीं बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा 16 और 9। क्लियर, आप इसको ऐसे तरीके से सॉल्व कर सकते थे।
अदरवाइज जिन बच्चों ने कभी भी मेरी क्लास लगाई होगी, मैंने आपको हमेशा एक चीज पढ़ाई है कि 4 अगर लीटर था, 20 में से अगर 4 लीटर बाहर निकाल दिया जाए तो मतलब 1/5 हिस्सा बाहर निकला है। 5 में से 1 हिस्सा बाहर निकल गया तो मतलब 4/5, और कितनी बारी काम हुआ है? 2 बार, तो 2, तो ये कितना आएगा? 16/25। इसको रट लो, ये हमेशा इनिशियल होता है, ये मेरा फाइनल होता है। मतलब स्टार्टिंग में जो लिक्विड ए था वो मेरे पास 25 था, अभी हमारे पास यहाँ पे इनिशियल, और फाइनल में हमारे पास जो ए लिक्विड है वो 25 में से 16 बच गया, 16 बच गया। तो इसका मतलब जो लिक्विड बी बचा होगा वो कितना? भाई 25 में से 16 बचेगा तो 9 लीटर बी वाला आया होगा, तो 9 लीटर सीधा दिख गया, और 16:9 आपका सीधा उत्तर आएगा। क्लियर? आई होप आपको ये वाली कहानी समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ये एक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, और अगर आपने मेरे इस क्लास को भी पूरा लगाया होगा तो एवरेज के कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं। एवरेज होता है हमारे पास सम डिवाइड बाय नंबर, सम होता है मेरे पास यहाँ पे एवरेज इनटू नंबर। इस अकॉर्डिंग आप सॉल्व सिंप्लीफाई कर सकते थे आराम से। आपको दिख रहा है कि पहले 50 इनिंग लगाई, उनकी यहाँ पे एवरेज हमारे पास कितनी? इतनी। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे एवरेज को यहाँ पे अगर मैं इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर ये नंबर था और ये एवरेज से इनको मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या सम ऑफ द नंबर आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर फिर से देखूं कि यार अभी 10 इनिंग हो चुकी है, 10 इनिंग और ऐड होगी तो 60 इनिंग होगी, और इनकी एवरेज 2.6 से बढ़ गई। इसके अंदर अगर मैं 2.6 को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। 2.6 ऐड करने पे, क्योंकि इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे मैंने फिर से ई लगाया, हमारे पास एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू सम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा मेरे पास यहाँ पे, वो क्या 10 इनिंग का आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, और आएगा क्या? सम आएगा। 10 इनिंग का सम जो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो निकल के आएगा 630। आपने खुद कैलकुलेशन करना है इसको और इसको। क्लियर? और यहाँ पे जो 10 इनिंग है उनका अगर सम इतना आ चुका है, और उसने पूछा है एवरेज बताओ यहाँ पे लास्ट 10 इनिंग की कितनी होगी, तो यार एवरेज का फॉर्मूला ये रहा, इसको लगा देते हैं दोबारा से। एवरेज क्या हो जाएगा मेरे पास? सम डिवाइड बाय नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 620 डिवाइड बाय नंबर 10, तो आपका उत्तर 62 रहा होगा। ये सी नंबर आपका आंसर है। बस ये मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, ठीक है। काफी बच्चों को लगता है कि सर इसके शॉर्टकट है ये वो, तो शॉर्टकट जब सारी चीजें नहीं याद करनी होती, मैंने बहुत बार बताया हुआ है आपको, ठीक है। इसको आप दिमाग में फिट करो, मल्टीप्लाई से आराम से उत्तर कर सकते हैं। बट इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझ आएगा तो मल्टीप्लाई हमारे पास बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पे 50 इनिंग है तो उनके लिए एवरेज इतनी है। अब यहाँ पे 10 इनिंग ऐड हुई तो इनिंग 60 होगी, और इनिंग के 60 होने की वजह से जो एवरेज है वो हमारी 2.6 से बढ़ गई। मतलब 46.4 तो थी, बट अभी बढ़ गई वो 2.6 से हर एक बंदे की। बस एवरेज का मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है। एवरेज का मतलब होता है पर हेड का खर्चा। पहले अगर इतना रुपया हर एक, मान लो ये पैसे के अंदर बात कर लेते, पहले इतने पैसे अगर मान लो इतने रुपए हर एक 50 बंदे को में से हर एक बंदे को देने पड़ रहे थे। अब यहाँ पे जब 60 बंदे हो गए तो हर एक बंदे को इतने पैसे देने पड़े। बट इतना तो पता है कि यार पहले 50 ने तो इतने दिए थे, तो जो नए 10 बंदे ऐड हो गए उनको क्या देने पड़ेंगे? उनको अपने इतने तो देने पड़ेंगे। मतलब 10 बंदों के लिए मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर एक बंदे की, ध्यान रखना इसको समझना पड़ेगा तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, नहीं तो फंसेंगे, ठीक है। आप एक बार समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। मतलब जो पहले वाले 50 बंदे थे उनकी अगर बात करूं तो उन्होंने इतना पैसा तो दिया ही होगा ना, इतना तो देना ही देना था। अभी यहाँ पे 10 बंदे आ चुके हैं तो 10 बंदों ने भी इतना पैसा तो देना ही देना था। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल दूं कि यार 60 बंदे जो थे, 60 ने इतना पैसा तो कन्फर्म है, ये वाला तो दे ही दिया। बट जो 10 बंदे थे ना यहाँ पे ऐड हुए हैं नए वाले, उन्होंने यहाँ पे 2.6 पैसा ज्यादा दे दिया। किनका? सभी के सभी 60 बंदों का, अपना भी दिया ज्यादा और 50 बंदों का भी ज्यादा दे दिया। तो 60 बंदों का यहाँ पे 2.6 उन्होंने ज्यादा दे दिया। तो क्या यहाँ से तुम टोटल सम निकाल पाओगे? वो आपके पास निकल के आएगा 620। और अगर मैं 10 इनिंग की बात करूंगा तो इनकी एवरेज 62 निकल के आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, पहले भी था। तो आपको ध्यान रखना है कि यार सीधा हम ढंग से इसको पहले मल्टीप्लाई वाले प्रोसेस से कर ले तो अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 25% हाइक होता है प्राइस के अंदर, और ये कंसेप्ट भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है आपको। 25% हाइक होता है तो 25% हाइक होने की वजह से उसको 6 केजी यहाँ पे कम मिलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? केजी कम क्यों मिला 6 केजी? आप सारे बच्चों को इतना मैंने पढ़ाया हुआ है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी। मैं बोल देता हूँ प्राइस आपका टोटली 100% बढ़ गया, आपके बजट से बाहर है, इससे ज्यादा तुम नहीं बाय कर सकते। तो कितना बाय कर सकते हो? मैक्सिमम 24 केजी। क्योंकि अगर 25 की वैल्यू हमारे पास 6 है तो भाई 100% की वैल्यू 24 रही होगी यूनिटरी मेथड। और ये 24 कब आया होगा? यहाँ पर 6 केजी कम करने के बाद। तो पहले कितने बाय कर रहा होगा? 30 केजी। पहले कितने बाय कर रहा होगा? 30 केजी। और यहाँ पर ध्यान रखना, ये हमारे पास है ओल्ड क्वांटिटी, जिसको कंजप्शन भी बोल देते हैं, ओल्ड कंजप्शन। दिस इज ए न्यू कंजम्पशन, न्यू क्वांटिटी। क्लियर? और अगर आपसे पूछ लीजिए ओरिजिनल प्राइस, उसका मतलब है ओल्ड प्राइस।
आप सारे बच्चे बताओ, अगर ओल्ड प्राइस की बात हो तो आपकी पॉकेट में 1200 रुपए थे और टोटल आपने यहाँ पे कितने केजी बाय किया, 30 केजी। ठीक है, तो 1 केजी के बदले में आपको 40 रुपए देने पड़े होंगे और ये आपका सही उत्तर रहा होगा। अगर सर हमसे न्यू प्राइस पूछ लेते तो क्या करते, हम न्यू प्राइस के लिए जितने पैसे थे 1200 को मैं यहाँ पे 24 से डिवाइड कर लेता तो हमारा न्यू प्राइस आ जाता। क्लियर होगी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं, 32 के ऊपर। अगर यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पे 20% काम खत्म करता है 8 दिन के अंदर, तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, 20% अगर 8 दिन के अंदर खत्म करेगा तो 100% कितने दिन में खत्म करेगा। भाई 20 की अगर बात करें, 20 से अगर 100 जाना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, यहाँ पर ये आ जाएगा 40 दिन। क्लियर। मैं आपको रिपीट करता हूं, अगर ए की बात करें, ए हमारे पास 20% काम करेगा 8 दिन के अंदर। अगर मैं 20 को यहाँ पे 100% बनाना चाहूंगा, मल्टीप्लाई 5 करूंगा, तो इधर भी मुझे मल्टीप्लाई 5 करना पड़ेगा, तो ए हमारे पास यहाँ पे 40 दिन के अंदर काम खत्म कर देगा। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूंगा, तो बी अगर 25% काम खत्म करता है यहाँ पे 6 दिन के अंदर, तो 100% कितने में करेगा, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेंगे, 24 दिन के अंदर करेगा। और अगर इन दोनों ने मिलकर काम खत्म करना होगा, सबसे पहले आपके पास टोटल क्वांटिटी इज 40 एंड 24 का एलसीएम विच इज 120, और 120 अगर मान लो 120 जीबी डाटा, क्योंकि इमेजिनेशन होता है तो जीबी डाटा हम मान लेते हैं, 120 जीबी डाटा ये जो अगर 40 दिन में खत्म करेगा तो एक दिन में 3 जीबी डाटा खत्म करेगा। 24 के हिसाब से अगर 120 जीबी डाटा बी खत्म करेगा, एक दिन में 5 जीबी डाटा खत्म करेगा। अगर ये 3 और ये 5 अगर ये दोनों मिलकर खत्म करने लग जाए तो 8 जीबी का डाटा पर डे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और करना कितना खत्म है, 40% किसका, 120 का, तो 120 का 40% खत्म करना है, कौन सी एफिशिएंसी से, 8 की एफिशिएंसी से। तो आपका टाइम आ जाएगा, मैं इसको एक बार में आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक फॉर्मेट है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। क्लियर। टोटल वर्क इज दैट, टाइम इज दैट, एंड दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज कॉल्ड पर डे खर्चा, पर डे वर्क। ठीक है। अगर मैं पर डे की बात करूं और यहाँ पे टोटल वर्क गिवन है, तो क्या टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम किसके बराबर आएगा भाई, टाइम मेरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, दैट इज टोटल वर्क, दैट इज एफिशिएंसी। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा 2/5 आ जाएगा। यहाँ पर ये 8 आपके पास इससे प्रॉपरली कट जाएगा, यहाँ पे 15 टाइम, ये से कट जाएगा 3, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, तो 6 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक और यहाँ पे 33। जिन बच्चों ने कभी भी अगर मेरी एवरेज स्पीड का कंसेप्ट मैंने इतनी बार पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने सीएपीएफ वाली सीरीज देखी होगी वहां पे भी बताया, आईबी वाली स्पेशल सीरीज देखी होगी वहां पे भी बताया हुआ है, तो ये कंसेप्ट आपका हो जाना चाहिए था। अगर आपका पेपर के अंदर ये भी नहीं क्वेश्चन बन पाया तो गड़बड़। तो उसके लिए क्या करें, इस वीडियो को पहले तो आप सारे बच्चे जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता आंसर तो वीडियो को प्ले करो, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं बताता जाऊंगा आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, सिर्फ एक चीज है, लास्ट में मुझे एक चीज पता चल गई कि यार एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, बस इसी चीज को पढ़ना है हमने। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा x2y आ रहा है, यहाँ पर फिर x2y आ रहा है, फिर y2x ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक चीज देखनी पड़ेगी, यार x2y जितना भी जा रहा होगा, अगर मैं उस डिस्टेंस को यहाँ पर x किलोमीटर मान लूं, क्या दिक्कत है। और अगर एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितनी बारी, x2y गया पहले v की स्पीड से, फिर 2v, फिर 3v, ठीक है, फिर 4v, 4 बार चला गया, तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे 4x टोटल डिस्टेंस। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, हर एक बच्चों को यहाँ पे पता होगा जो टाइम होता है वो हमारे पास होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे हमारे पास अगर x किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो v की स्पीड से जाएगा, तो v से डिवाइड करेंगे, टाइम आएगा, प्लस यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर उसका जो बाकी बचा हुआ दूसरा वाला एक्स से जो किलोमीटर कवर किया वो उसने दूसरे की स्पीड से कवर किया 2b, उसका हमारे पास टाइम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे नीचे हमारा टाइम आता जाएगा। लास्ट वाला क्या आ जाएगा, x/3v और उससे x/4v। क्लियर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको देखो, सिंप्लीफाई आप खुद करना, क्योंकि आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे लेवल की, तो मैं नहीं चाहता कि आप इतनी सी कैलकुलेशन ना करें। ठीक है। करने के लिए तो मैं भी आपको वैसे करवा ही देता हूं, बट आप इसको ट्राई किया करो, जब भी मैं किसी कैलकुलेशन को लिख देता हूं कि इसका उत्तर रहा होगा, ये इसका उत्तर रहा होगा, आप भी ट्राई किया करो कि यार उस कैलकुलेशन को आप करो यहीं पे करो, क्योंकि पेपर के अंदर जाकर डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। मैं जब भी कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पे लाइव भी करता हूँ, ये यहाँ पर बताता हूँ आपको, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक बार में मैंने कर दिया तो आपका उत्तर आ गया, आपकी प्रैक्टिस है सर हमारा भी हो जाएगा। नो, मेरी बहुत सी प्रैक्टिस है, मैं डेली 6-6 घंटे 5-5 घंटे ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार करवा देता हूँ, मेरी प्रैक्टिस बहुत हो रही है। ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हर एक बच्चा इस सेशन को देखने के साथ खुद भी ट्राई किया करे क्वेश्चनों को, ताकि आपको दिखने में आसान ना लगे, आपको करने में भी आसानी लगे। ठीक है।
तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास 4x है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। नीचे वाले पार्ट में से मुझे दिख रहा है यार x और डिवाइड बाय v कॉमन आ रहा है। क्लियर। ये x से x कट गया और नीचे हमारे पास ये तो 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, 1/4 है। इनके एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ये कितना आ जाएगा 12। ये कट जाएगा हमारे पास 6, ये कट जाएगा हमारे पास 4, ये कट जाएगा 3। ये हमारे पास वैल्यू इतनी आएगी और v आपका घूम के ऊपर चला जाएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ी स्पेस कम में। तो v एवरेज स्पीड कितना आएगा, v ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4v डिवाइड बाय, इनको ऐड करना पड़ेगा, 12 और 6 18 और 4 22, 22 और 3 25, और ये आपके पास जो है 12 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास 48/25। आप सब बच्चों को पता है कि यार अगर मैं इसको कट करूंगा, ये 50 छोड़िए 50 करूंगा तो ये 2 टाइम कट जाएगा 25 से। अभी यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग होगा तो आपके पास पता चल गया जो v है वो v से 2v के बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा। अप्रोक्सीमेट की बात करें तो 2v के आसपास रहा होगा, 2v से थोड़ा सा नीचे। क्लियर। तो आप इस कैलकुलेशन को खुद ट्राई किया करो ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही है आपको चीजें या नहीं आ रही है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 34। इसको भी आपको एक बार वीडियो को पॉज करना चाहिए और खुद ट्राई करके देखना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड ए सर्कल इज 2। अगर मैं यहाँ पर कोई स्फीयर की बात करता हूँ तो स्फीयर हमारे पास 4 साइडेड इक्वल वाले पार्ट को बोल दिया जाता है और क्लोज फिगर होना जरूरी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल की, तो सर्कल हम यहाँ पर अपनी मर्जी से अगर इसको ड्रॉ करें तो सर्कल हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक पहले ही सर्कल हो, उसके अंदर में यहाँ पर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर दूं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। और एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि एक सर्कल में ऐसे ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर उसके बाहर ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाता हुआ एक मैं स्क्वायर को ऐसे मिला दूं। क्लियर। तो ये हमारे पास स्क्वायर की पॉसिबिलिटियां बनाई जा सकते हैं। क्लियर। तो पहले स्टेटमेंट जो हमारे पास फर्स्ट है, इसके अंदर सिर्फ ये चेक करना है क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे पॉइंट है। इसके अंदर देखो यहाँ पर एक अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पे अटैच, यहाँ पे अटैच। तो 4 साइडेड तो ये 4 बार तो ये दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 बार कम से कम दिख रहा है। तो ये 2 वाला तो पहली गलत हो गया, तो पहली स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल इज 8। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या वो 8 हो सकता है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ देखना है कि यार मैक्सिमम के लिए आप अपनी शेप को, यहाँ पर जो सर्कल की शेप बनाएंगे हम उसको अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा तो यहाँ पर जगह स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर हमारे कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है। ध्यान रखना, इसको कटिंग के लिए आप थोड़ा सा जूम कर लेना, अपनी अकॉर्डिंग इसको बना के देखना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। और यहाँ पे दिखने के लिए तो एक साइड लग रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे ये सर्कल है मेरे पास यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे अटैच करता हूँ। ठीक है। समझने में आसानी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। अभी देखो यहाँ पर कितने अटैचमेंट, यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। दैट्स वाई ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ए ट्रू। पहले वाली गलत होगी हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चलते हैं। ये हमारे बोट एंड स्ट्रीम के बोट एंड स्ट्रीम से पूछा गया टॉपिक है। ठीक है। A man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream। क्लियर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। अगर मैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की टाइम की रेशियो निकालूं अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, तो उसने बोला है कि उसको हाफ टाइम लगता है, किसको, डाउन को। मगर इसको अगर यहाँ पर मैं 2 मान लूं कि इसको 2 घंटे लगेंगे तो इसको 1 घंटा लगेगा। और अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे टाइम इनवर्सली होता है स्पीड के, तो स्पीड क्या हो जाएगी 1:2। और अगर फिर से किसी को नहीं पता तो B/C क्या हो जाएगी। B क्या होता है हमारे पास यहाँ पे स्टिल वाटर, एंड C क्या होता है हमारे पास यहाँ पे करंट। ठीक है। तो B क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे D+U/2 होता है, फॉर्मूला रट लो अगर नहीं पता, D-U/2। और यहाँ पे हमारे पास D कितने 2 और एक, ये कितना हो जाएगा 3/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कट जाएगा तो कितना उत्तर आएगा 3:1। यहाँ पे 1 कैसे है, इसको इसमें से माइनस करना है। ठीक है। तो इसकी वजह से आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ये थोड़ा सा पता होना जरूरी है। B इज इक्वल टू होता है यहाँ पे D+U/2, C इज इक्वल टू होता है D-U/2, एंड अगर मैं बात करूं D किसके बराबर होता है तो होता है B+C, एंड U किसके बराबर होता है B-C। ये थोड़े से इसके यहाँ पे 4 फॉर्मेट लिखे हैं, इसको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है। बाकी अगर आप कभी भी मेरे से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हो तो आपको काफी डिटेल के अंदर मैं इसकी चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो उसको भी आप ज्वाइन कभी भी करके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी पेयर ऑफ ए नेचुरल नंबर्स are there such that the difference of whose square is 63। क्लियर। मान लो यहाँ पर a लिखा और यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए 63 आना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी आ जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर आना चाहिए, मेरे पास 63 के बराबर आना चाहिए।
ठीक है। अब सारे बच्चे सिर्फ एक चीज ध्यान रखो, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर ए और बी को कुछ ना कुछ ऐसा फिल करूं कि यहाँ पर जो भी मेरा यहाँ पे इसका नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा सॉल्व करने के बाद वो 63 आना चाहिए। तो 63 के पेयर ही बना लो ना। 63 के पेयर क्या बन सकते हैं? 9 इंटू 7, या फिर 3 इसको दे दो 3 इंटू 21, या फिर 1 इसको दे दो, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो। और कोई तो पेयर बन ही नहीं सकता, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो 3 नंबर बन पाएंगे। अब ये ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मैंने 9 यहाँ पे किसी नंबर को नहीं माना, मैंने 9 यहाँ पर a माइनस बी को माना है और a प्लस बी को माना है 7। सॉरी, a प्लस बी को 9, a माइनस बी को 7। ठीक है, एक यहाँ पे कम माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनके अंदर चेक करने की कोशिश यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फिल करोगे तो आपके नंबर वहां पे बन के आ जाएंगे। लाइक अगर मैं एक ही बात करूं, वैसे नंबर पूछा नहीं है तो बताना नहीं है आपने, आपका उत्तर आ चुका है इतने में। अगर आपसे फिर भी नंबर पूछा जा रहा है तो ए माइनस बी को 7 फिल कर लो, ए प्लस बी को 9 फिल कर लो। दोनों को ऐड करके देखोगे यहाँ पर ए आपके पास 8 आ जाएगा और बी आपके पास 1 आएगा। एक तो ये नंबर की पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे? ए माइनस बी को अगर मैं यहाँ पे 3 फिल करूं और ए प्लस बी को यहाँ पे 21 फिल कर लूं, तो यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 24, यही कट जाएगा 2 टाइम, तो ए आएगा मेरे पास 12। 12 में से मैं कितने माइनस करूं? यहाँ पे आपके पास 3 आ जाए तो बी आ जाएगा 9। तो मेरे पास ये दूसरी पॉसिबिलिटी। ऐसी आप इसको अप्लाई करोगे तो थर्ड पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी। क्लियर होगी कहानी? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर, ये भी एक अच्छा लेवल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सिंपल सी कहानी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पॉइंट आना जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कि मिनिमम चेंज कब आएगा। यार मिनिमम चेंज आपका तभी आता है जब आपके पास नंबर बहुत बड़ा होता है, तब आपके पास यहाँ पे मिनिमम चेंज आता है। मतलब अगर मैं इनकी बात करूं, सर इनमें तो पता नहीं कौन सा नंबर मिनिमम है या कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, हाउ वी कैन जज? क्लियर? एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने बोल दिया इसके अंदर 2 नंबर ऐड कर दो, तो इसके अंदर 2 नंबर ऐड किए। एक्चुअली 2 इसका कितना हो जाएगा? 50% होगा या नहीं होगा? अगर नहीं पता 4 का, फिर 2 आपके पास 50% है। अगर मैं 2 इसमें भी ऐड कर दूं तो इसका 50% नहीं, इससे ज्यादा चेंज हो गया। अगर मैं इसके अंदर 2 ऐड कर दूं इसका 100% चेंज हो गया। इसके अंदर 2 ऐड करूं इसका 200%, इसमें तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मतलब जो नंबर आपका जितना बड़ा होगा उसमें जितना यहाँ पे मतलब जितना नंबर बड़ा होगा उसमें अगर कोई भी नंबर ऐड करोगे तो चेंजिंग बहुत छोटे आएंगे। तो इंटरेक्ट में पूछा गया कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। इंटरेक्ट में पूछ लिया इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर आपको नहीं पता तो सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता तो ये एक देखने वाला ही क्वेश्चन है और फ्री नंबर के क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर आ जाते हैं कई बार। आपको वैसे भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप याद करते हो। इसका मतलब होता है 0.6, इसका मतलब होता है 0.75, इसका मतलब 0.8, इसका मतलब अगर नहीं पता 0.16। क्लियर? अगर आपको नहीं पता तो क्लियर है कहानी। अब सभी में यहाँ पे देखो मिनिमम चेंज उसी में लेकर आएंगे जो हमारे पास सबसे, सॉरी इसको मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे 0.17 ही होगा। ये हमारे पास आ जाएगा कुछ 16, 16 इंटू 5 करेंगे 80, 80 के प्लस आ जाएगा, मतलब इससे भी ऊपर हो जाएगा। ये 87 के अप्रॉक्स आगे चला जाएगा। ठीक है, 87 के हमारे पास ये 84 के अप्रॉक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.8 से आगे चला जाएगा। 8 से ये 0.8 है, ये 0.8123 कुछ नंबर बन जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, 16 से आगे निकलेगा नंबर। क्लियर? तो एक तो ये हो गया, जजमेंट से आप कर सकते थे कि यार ये वाला नंबर बड़ा है, इसी में मिनिमम चेंज आएगा। बट अगर सर यहाँ पे 12-13 लिख लेते, ये लिख लेते, ये फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ा याद है हमें, तो कैसे करेंगे? और अगर गलती से एग्जामिनर ये कर दे, फिर अगर एग्जामिनर 1 1 और ऐड कर दे, फिर हाउ वी कैन फाइंड विच इज ग्रेटर विच इज नॉट ग्रेटर स्मॉलर फ्रॉम दीज नंबर। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्लियर? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, हर एक बच्चा बोर्ड के ऊपर ध्यान रखना, तभी आप सारे बच्चे इस चीज को समझ पाओगे। क्लियर? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 3/4 है, एक साइड में मैंने लिख दिया यहाँ पर 2/5। हर एक बच्चे को पता है 3/4 0.75 होता है, 2/5 आपका 0.4 होता है। कौन सा ग्रेटर नंबर है? ये ग्रेटर नंबर है। बट हमें ये नहीं सीखना, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना, हमें सीखना है इनका गैप कितना है 1, उसको आप ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, 3/1 इज इक्वल टू 3। ऐसे इनका गैप कितना आ रहा है 3, इसको ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, कितना नंबर आएगा 0.66। तो कौन सा नंबर ग्रेटर दिख रहा है? ये दिख रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट आपको कंपेयर करने से इससे उत्तर हमेशा सही आएगा। जो डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप सबको ये कहानी समझ आई होगी। यहां पर देखो गैप कितना आ रहा है, उसको ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे 2। गैप कितना आ रहा है? ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे 3। गैप कितना आ रहा है? 1। ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे 4। गैप कितना आ रहा है? 1। ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे 5। कौन सा ग्रेटर नंबर है? ये, इसी में आपका मिनिमम चेंज होगा, मतलब ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है, यही आपका उत्तर है। क्लियर? आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे डिजिट n इज ग्रेटर देन 3 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6। यहाँ पर n ग्रेटर देन हमें यहाँ पे लेना है यहाँ पे 3 से और डिविजिबल 3 होना चाहिए, मतलब हम 6 को ले, भाई 6 से डिविजिबल नहीं चाहिए तो 6 नहीं रखना, हम 9 ले सकते हैं, 9 रखेंगे ठीक है। अगर सर 12 रख ले, भाई 12 तो 6 से डिवाइड हो रहा है 3 से, 6 का डिविजिबल नहीं चाहिए तो आगे वाला नंबर 15 रख ले, फिर ठीक है। 18 नहीं रख सकते, 21, ऐसे कोई भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं। और अगर वो यहाँ पर इस n वाले फॉर्मेट को मान लिया जाए कि n मैंने यहाँ पे 9 फिल किया हो, तो ऑप्शन के अंदर कहाँ पे फिल करूं कि मेरे पास कट घटा के जो उत्तर है वो आपके पास यहाँ पर 4 का डिविजिबल आ जाए। तो 9 जब आप इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 4 कर लोगे, यहाँ पे 2 इंटू 9 करोगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू को 9 फिल करेंगे तो अगर यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे 9, n की जगह में 9, तो ये कितना होगा 27। अगर यहाँ पे 9 करेंगे 18, 18 और 4 22, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 9 फिल करोगे, यहाँ पे 27, 27 एंड 1 28, ये आपका 4 का डिविजिबल है, मतलब ये आपका सही उत्तर होगा। आप यहाँ पे 15 और 21 भी अप्लाई करके अपना उत्तर ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक लीटर ऑफ वाटर वेट 1 kg। आगे उसने बोल दिया कि देन हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए यार, 1 लीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 लीटर के अंदर 10 की पावर 6 मिलीमीटर होते हैं। क्लियर। 1 केजी के अंदर आपके पास कितने ग्राम होते हैं, हर एक बच्चे को पता है 1000 ग्राम होते हैं। तो ये 3 इससे 3 जीरो से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम। बट उसने 1 ही उसने 0.1 पूछा है, तो यहाँ पर 0.1 बनाने के लिए यहाँ पर एक हमारी जीरो इधर चले जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 100 मीटर इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। क्लियर। तो क्या उत्तर आएगा 100 मीटर, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 40 नंबर। एक के हमारे पास यहाँ पे वेसल है जिसके अंदर वेट हमारे पास दे रखा है 40 केजी है। जब वो यहाँ पे फुल होता है वाटर, मतलब यहाँ पे जो वेसल अगर अपने आप में एम्प्टी भी होगा प्लस उसके अंदर मैंने वाटर भी डाल दिया, तो ये टोटल 40 केजी का है, ठीक है। और उसके अंदर चेक किया गया इट इज फाइंड दैट 1/3 फील्ड इट्स वेट बिकम 20 केजी। अगर वो यहाँ पर 1/3 उसके अंदर फिल कर देते हैं, उसका वेट हो जाता है यहाँ पे 20 केजी। भाई 1/3 तो हमने फिल कर दिया, अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर खाली कितना होगा, तो खाली 2/3 होगा। अगर 1/3 हमने फिल किया है तो खाली 2/3 होगा, और 2/3 होगा खाली हमारे पास एम्प्टी हमारे पास 40 तो टोटल था, 40 में से 20 भरा हुआ मिला, जब 1/3 था तो 20 ही खाली होगा, तो 2/3 भी एम्प्टी है और यहाँ पे 20 केजी भी एम्प्टी है, तो क्या इन दोनों को बराबर फिल कर दे, यहाँ पे किसके बराबर 20 केजी के बराबर। और यहाँ पे आप किसको कट कर लो, ये पर हमारे पास 10 टाइम चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 केजी। व्हाट इज दैट 30 केजी, 30 केजी इज दैट जब हम यहाँ पे वाटर की फिलर की या नॉट फिलर की बात करेंगे, सिर्फ ये वाटर है कि वाटर इतना फिल कर सकते थे। टोटल स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 40 केजी, उसके अंदर वाटर कितना आ गया 30 केजी, 40 के अंदर 30 केजी वाटर है, तो बाकी 10 जो केजी बच गया, क्या वो वेसल का अपना वेट होगा, तो 10 केजी आपके पास ए ऑप्शन इसका उत्तर है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ध्यान रखना सभी बच्चे, इस पेपर के अंदर सी सेट के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन आए थे। ये मेरी एक नंबरिंग खराब था, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रीड कर लिया था, इसकी वजह से 41 हो गया, अदरवाइज ये 40 ही क्वेश्चन आपके सी सेट के हैं, ठीक है। मैंने पूरे के पूरे सोल्यूशन किया। अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके जो भी अपना डाउट है पूछ सकते हैं। अदरवाइज बलविंदर लाइव एक टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहां पे कोई भी अपना डाउट है सेंड करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सारे बच्चे क्वेश्चन को एंड करने से पहले एक बार इसको खुद ट्राई करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट। एक फ्रॉग है यहाँ पर, उसने क्या करना है यहाँ पे ब्राइट वेल 4.5 मीटर डीप एंड स्लीपर वॉल्स, ओके। उसने यहाँ पर इतनी लंबी यहाँ पे एक वॉल है, वो उसने यहाँ पे चढ़नी है, ठीक है, और डीप जाना है और स्लिप कर रहा है, ठीक है। एवरी टाइम द फ्रॉग जंप 30 सेंटीमीटर एंड स्लाइड डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल, ठीक है। अब सारे बच्चे बंदर वाला एक क्वेश्चन बहुत मशहूर है, आपने सुना पढ़ा लिखा होगा, अगर आपने कभी भी सी सेट की तैयारी अच्छे ढंग से की होगी तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो सिंपल सा आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। पहले तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 450 सेंटीमीटर। जो भी स्लाइड अप होता है उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, हमेशा क्यों करते हैं मैं बाद में बताऊंगा। 420 सेंटीमीटर ही उसने जो फ्रॉग है उसने जंप करके ऊपर आना है, सिर्फ 420। हुआ क्या यहाँ पर, पहले आप सारे बच्चे ध्यान रखना, व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग लिखा हुआ है। पहले एक जंप के अंदर क्या होगा, एक जंप के अंदर 30 सेंटीमीटर ऊपर आएगा और 15 सेंटीमीटर जो होगा उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। तो एक जंप के अंदर अंदर टोटल आपका कितना यहाँ पे ऊपर आ पाएगा, वो 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर वो एक जंप में आ सकता है,
तो 420 सेंटीमीटर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 420 कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। ये 2 टाइम्स इससे कट जाएगा 30 और 120 आ गया तो यहाँ पर 8 टाइम, तो उसको 28 जंप टोटल लगेंगे। कब तक, जब 420 सेंटीमीटर कवर करेंगे। बट उसने टोटल कितना करना है, 450। उसके बाद उसने एक जंप यहाँ पे और करना है। जब एक जंप और करेगा तो 450 के ऊपर पहुंच गया। जब वो यहाँ पे 450 के वैल्यू के ऊपर पहुंच ही चुका है, बाहर आ चुका है, फिर थोड़ा स्लिप करेगा वो। तो इसकी वजह से ये जो हमने माइनस करने वाला पार्ट होता है, इसको हमेशा रट लेते हैं बच्चे की एक ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि बाद में स्लिप नहीं करते, इसलिए यहाँ पर एक जंप और लगाना पड़ेगा ताकि 420 से मैं 450 तक आ सकूं। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जंप कितना हो जाएगा हमारे पास जंप, 29, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर। आई होप आप सबको, बच्चों को ये वाले क्वेश्चन एंड ये कंसेप्ट समझ आ चुके होंगे। तो जरूर वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।